शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। ध्यान श्लोकाः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। ओम कृष्णाय 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 नमः। सभी को सुप्रभात और जय श्री कृष्णा। आज हम 10 साल की तलाकशुदा नुजूद अली की कहानी का भाग 5 और 6 दोनों करेंगे, क्योंकि 5 वाला छोटा सा था तो मैंने सोचा 6 और 5 दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं। तो लेकिन उससे पहले जो है हम थोड़ी सी न्यूज़ पढ़ेंगे, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहली न्यूज़ है, बड़ी छिपकलियों की चर्बी से बढ़ेगी यौन ताकत, केवल 4 बूंद जादू कर देगी। वियाग्रा बैन के बाद पाकिस्तानियों ने खोजा है विकल्प, कीमत 600 से 1200 रुपए। रिपोर्ट्स की माने तो ये तेल ऐसी छिपकली की चर्बी से बनता है जो रेगिस्तानी इलाकों में मिलती है। ये तेल वैज्ञानिक दृष्टि से कितना कारगर इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। देख लो भाई, ये आपकी यौन शक्ति बढ़ाने के लिए इनके दिमाग में यौन शब्द घुस गया है। मतलब कि यौन बढ़ाना इनका एम हो गया है, यौन शक्ति बढ़ाना। इंदिरा जी, दुष्यंत पटेल जी, बीके पांडे जी, ऑसम मी माई सेल्फ, संजय तिवारी, आप जो लोग भी देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि रेगिस्तान में इस टाइप की छिपकली मिल रही है। पाकिस्तानी लोग इसका तेल निकालकर यौन ताकत बढ़ा रहे हैं। ये पाकिस्तान में बिक रही है छिपकली की चर्बी का तेल। रिपोर्ट्स की माने तो ये तेल ऐसी छिपकली की चर्बी से बना है जो रेगिस्तानी इलाकों में मिलती है। ये तेल वैज्ञानिक दृष्टि से कितना कारगर है इसका कोई सबूत नहीं है। इस्लामाबाद के डॉक्टर अहमद साहब इसे बकवास चीज बताकर इसके असर को खारिज कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसकी बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। और ये पाकिस्तान में लोग इसे सांडे का तेल कहते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो जो स्ट्रीम मैंने की थी सुन्नी इस्लाम की नंगी तस्वीर, उसमें हमने पढ़ा था सांडे का तेल लगाने वाले। तो आपको याद होगा कि वो क्या नाम था उस लड़के का, जो समय आता था उसने कहा था कि मैं तो जन्नत में दुकान खोलूंगा सांडे के तेल की। आपको याद होगा वो क्या नाम था उस लड़के का, मेरे दिमाग से उतर जाता है। वो जो अपना हिमाचल साइड का रहने वाला था ना वो लड़का, उसने कहा था कि भाई मैं तो अपने वहां पर जन्नत में ना सांडे के तेल बेचने की दुकान खोलूंगा। ये तो बिल्कुल मुझे उसकी याद आ गई है। एनीवेज, नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। धर्मांतरण के जाल में फंसी लड़कियां, कई विदेशी जेलों में। जानिए कौन है द केरला स्टोरी के निर्माता विपुल शाह। बनाई है नमस्ते लंदन सहित कई बड़ी फिल्में।
उनका कहना है कि द केरला स्टोरी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। उन्होंने बताया कि इस चंगुल में फंस चुकी कई लड़कियां अफगानिस्तान की जेल में हैं। ये है विपुल अमृतलाल शाह, और ये स्टोरी जो है केरला स्टोरी, ये बिल्कुल रियल उस पर बनी हुई है। द फिल्म केरला स्टोरी चर्चा का विषय बनी हुई है। अभी इसका ट्रेलर आया है जो यूट्यूब पर भी टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे मुस्लिम युवाओं को प्रशिक्षण देकर हिंदू ईसाई युवतियों को फंसाकर उनको इस्लामी धर्मांतरण कराने के लिए भेजा जाता है। निकाह के बाद उनकी तस्करी करके उनको सीरिया भेजा जाता है, आतंकी संगठन ISIS के पास। और ये वास्तविक घटनाओं की है। पता है 30,000 या 32,000 लड़कियों को इन लोगों ने अपहरण किया है। और आप ये नोट करेंगे कि ये जो लोग हैं ये अपनी लड़कियों को नहीं करते हैं जिहाद में, ज्यादातर काफिरों की बेटियों को ये प्रशिक्षण दे रहे हैं जिहाद करने का, और उनको विक्टिम की तरह, वैसे इस कहानी में भी ना उनको विक्टिम दिखाया गया है कि मतलब ये तो विक्टिम्स हैं, ये तो विक्टिम्स हैं, लेकिन वो खुद अपनी मर्जी से जा रही हैं प्यार के चक्कर में पड़कर। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं, यहाँ तो किडनैप्ड लड़कियों का भी एक स्वीडिश वो आई है द कैलिफेट। द कैलिफेट में भी यही दिखाया, वो भी रियल उस पर बनी हुई है। और कैलिफेट जो है उसमें बोल्डली हर चीज दिखाई है। तो जिन लोगों ने कैलिफेट नहीं देखी सीरीज, वो जरूर देख लें। अच्छा, अब अगली खबर है, मैं तो उसको पूरा नहीं बताना चाहती हूँ। केरला स्टोरी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। उन्होंने बताया कि इस चंगुल में फंस चुकी कई लड़कियां अफगानिस्तान की जेल में हैं। उन्होंने बताया ये ऐसी ही लड़कियों की कहानी है जो धर्मांतरण के जाल में फंस गई और उनका जीवन बर्बाद हो गया। उन्होंने बताया कि फिल्म की टीम रिसर्च के दौरान ऐसी लगभग 100 पीड़िताओं से मिली है। उनका कहना है कि उनके पास कई वीडियो हैं जिनमें पीड़िताओं ने अपना दर्द साझा किया है। और ये लव जिहाद वगैरह ये सब, अभी अभी आप लव जिहाद वर्ड टाइप करते हैं तो विकीपीडिया तुरंत उसको नकार देता है, क्योंकि इन्होंने विकीपीडिया पे कंट्रोल कर लिया है। अगली न्यूज है, बंद करो स्पर्म देना वरना सजा मिलेगी। डच कोर्ट ने 41 साल के स्पर्म डोनर पर लगाया बैन। 550 बच्चे करके अब रुकना होगा। जॉनथन पर आरोप है कि वो स्पर्म डोनेट करने से पहले भावी माता पिता को बताता नहीं था कि उसने कितने लोगों को अपना स्पर्म दिया। 2018 में उसने ईवा नाम की महिला संग ऐसा किया। जब ईवा को सच्चाई का मालूम हुआ तो उसके लिए चिंता का विषय बन गया। उसने हेग जिला न्यायालय में याचिका दायर की और उसी पर कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। यानी कि ये कितने लोगों को स्पर्म दे चुका है, 550 लोगों को ये अपने, तो 12 माताओं को 25 जो है नीदरलैंड का नियम है कि जो भी स्पर्म डोनर है वो 12 मदर्स को 25 बच्चे तक का स्पर्म दे सकता है। ये नहीं कि इतने सारे बच्चों के लिए वो करता जाए। और उसके ऊपर $1,10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अगली न्यूज है, विधायक हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, भाई अफजाल को 4 साल की सजा, साथ में सांसदी भी जाएगी। बता दें कि 29 नवंबर 2005 को मोहम्मदाबाद से तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सहित कुल 7 लोगों को की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी, देख लो फिर से इनकी शक्लें, ये बदमाश लोग हैं। अच्छा, एक बात ये देखो, ये अंसारी, मुख्तार अंसारी और अफजल, इन्होंने कोई दाढ़ी नहीं रखी हुई, इन्होंने खाली मूछें रखी हुई हैं। तो ये लोग दूर से हिंदू नजर आ रहे हैं। तो इन्होंने केवल 10 साल की इनको सजा सुनाई गई थी। मैं इन लोगों के बारे में पढ़ना नहीं चाहती। और अगली न्यूज है, हिजाब पहनकर भी लड़कियों को अकेला मत भेजो स्कूल कॉलेज, ये हराम है हराम। मौलाना सज्जाद नोमानी का वीडियो, बोले जहन्नुम में जाओगे। सज्जाद नोमानी लड़कियों को अकेले स्कूल कॉलेज भेजने के खिलाफ उठाकर कहते हैं, आप अगर बाप हैं, आप अगर मुसलमान हैं, बल्कि आप अगर शरीफ इंसान हैं और हलाल बाप के रुतबे से पैदा हुए हैं, इससे ज्यादा मैं सख्त बात क्या कह सकता हूं। तो ये हराम है कि आप अपनी बच्चियों की तरफ से बेफिक्र हों। इस तरह से ये नहीं चाहता कि ये लोग जो हैं स्कूलों में जाएं, पढ़ें लिखें, क्योंकि स्कूलों में जाने से पढ़ेंगी लिखेंगी तो इनको नौकरियां वगैरह भी मिल सकती हैं।
और ये नहीं चाहते कि वो इंडिपेंडेंट हों, ताकि वो कहीं इनके मजहब से बाहर निकल के जब उनको सताया जाएगा तो सारी लड़कियां जो है सहन नहीं करती हैं, कुछ भागना चाहती हैं, तो वो भागने में समर्थ ना हो जाए और सबको सबको जो है ये बांध के रख सके, इसलिए इसने ये कहा है। अगली न्यूज देखते हैं। लड़ने लायक हो तो लड़ो, नहीं तो मर जाओ सालों। मुख्तार अंसारी के डर से जब डीएम ने मऊ दंगों में पुलिस भेजने से किया इनकार, चश्मदीदों का खुलासा। छोटे लाल के अनुसार दंगों के दौरान मुख्तार ने मऊ बाजार में हिंदुओं की कीमती दुकानों को जलवा दिया था। उनकी कीमत 2-2 करोड़ रुपए तक थी। वो चाहता था कि हिंदुओं से पूरी मार्केट खाली हो जाए और वहां सिर्फ मुस्लिम दुकानदार रहें। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्तार अंसारी पर तब मुलायम सिंह यादव का हाथ था, इसलिए पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता था। तो ये लोग हिंदू ही हैं जो इनके पीछे हैं, जो इनको संरक्षण दे रहे हैं। देखो कि बंदे ने सारी हिंदुओं की कीमती जो दुकानें थी वहां पर जलवा दी। और ये बदमाश मुलायम सिंह, ये इसको इतनी अकल नहीं आई कि ये हिंदू होकर इसके ऊपर इसने अपना सर पर हाथ रखा हुआ है मुख्तार अंसारी के, और उसने सारी हिंदुओं की दुकानें जला दी ताकि मार्केट में केवल मुसलमानों की दुकानें रहें। कहा जाता है कि इस दंगे में लगभग 1 महीने तक मऊ जलता रहा। कितने ही हिंदुओं की हत्याएं कर दी, कितने के घर जला दिए, दुकान और व्यवसाय नष्ट कर दिए, जमीनों और मकानों पर कब्जा कर लिया गया। प्रशासन लाचार बना रहा और शहर जलता रहा। इस दंगे की आग इतनी भीषण थी कि इतिहास में पहली बार रेलवे ने मऊ से अपना संचालन बंद कर दिया। 1988 में पहले अपराध की दुनिया में सामने आया मुख्तार अंसारी, इस दंगे का मास्टरमाइंड। तो इसको उसी वक्त शूट कर देना चाहिए था, क्योंकि इसने इतने लोगों को मारा है और मारता ही चला गया। अगली लास्ट न्यूज है। पाकिस्तान में लड़कियों की कब्र में ताला लगाने को मजबूर हो रहे हैं परिवार वाले, कारण लाश निकाल कर किया जाता है रेप। लोग बोले सबकी वजह इस्लामी कट्टरपंथ। एएनआई ने दिल्ली टाइम्स के हवाले से कहा कि पाकिस्तान में शवों के साथ हो रही दरिंदगी के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में मृतक लड़कियों के परिजन मजबूरी बस कब्रों पर दरवाजा और ताला लगा रहे हैं। ये देखो, कब्रों पर के ऊपर दरवाजा और ताला लगा रहे हैं। इनकी बेटियों के कब्र से निकाल के ये लोग लाशों से सेक्स कर रहे हैं। पाकिस्तान में यौन अपराध 7वें आसमान पर है। यहाँ जिंदा तो दूर, मरने के बाद भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। दरअसल पाकिस्तान में शवों के साथ बलात्कार की घटना सामने आती रहती है। ऐसे में मृत लड़कियों की कब्रों पर लोहे के दरवाजा और ताला लगाया जा रहा है। देख लो, ये देखो, ये है हमारा पाकिस्तान। लड़कियों के कब्रों के ऊपर दरवाजा और ताला लगाया जा रहा है। ये लोग डेड लोगों के साथ करते हैं क्योंकि सुन्नत है भैया। ये मोहम्मद ने शुरू किया था, मरे हुए लोगों के लड़कियों के साथ सेक्स करना। तभी तो इतना सारा हमारे यहाँ जौहर होता था। जलना इतना आसान नहीं है। कभी अपनी त्वचा बर्न करके देखिए कितना दर्द होता है। और हमारे यहाँ जो राजकुमारियां थी, रानियां थी, सबने जौहर किया खुद ही। तभी तो करा जौहर, तभी तो सती होती थी कि कोई उनकी बॉडी टच न कर पाए उनकी मौत के बाद। तो चलिए मैं आपको जो है अब 10 साल की तलाकशुदा नुजूद अली की कहानी आगे बढ़ाती हूँ। और नुजूद अली का हमने देखा था कि उसकी माँ ने उसको ब्रेड खरीदने के पैसे दिए थे, जिसको लेकर वो भागकर बस पकड़कर चली गई और वहां न्यायालय पहुंच गई और वहां जाकर सो गई। फिर न्यायाधीश ने उसको उठा के पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने कहा मुझे तलाक चाहिए। इसके बाद उन्होंने उसकी हेल्प करने की मदद करी। 3 तरह के जज थे। एक जज के घर में फैमिली नहीं थी तो वो उसको नहीं रख सकते थे अपने घर में। फिर एक और जज था, उसकी फैमिली रह रही थी तो उन्होंने नुजूद को अपने घर में रख लिया। और वहां पर नुजूद को अपने से छोटी एक लड़की मिल गई, बहन उसकी। और इस तरह से अब उसको लेकिन अपने घर की याद आती थी। नुजूद की जो है एक बहन थी मोना, वो शादीशुदा थी। वो उसका हस्बैंड एक दिन लापता हो गया था। और जो दूसरी बहन थी जमीला, वो भी उसकी बड़ी याद आती थी नुजूद को, लेकिन वो भी गायब हो गई थी। इसके बाद एक दिन उसके पिता ने कहा कि उसकी शादी तय हो गई है, उसे तो शादी का मतलब भी नहीं पता था। उसकी
अंदाजन 10 साल थी उम्र, वो छोटी भी हो सकती थी वो। और उसके पिता ने उसकी 30 साल के बड़े आदमी से, अच्छा इसकी फैमिली अब शहर में आ चुकी थी, वहां इसका फादर सफाई कर्मचारी था, उसका जो है सैलरी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो सैलरी से अपना मकान का रेंट दे सके, और बाद में उसकी वो नौकरी छूट भी गई थी। तो वो खट पीता था, जो एक तरह का वो होता है, ड्रग है, तो वो वीड वगैरह है, तो वो सब लेता था वो। और ये लोग बहुत गरीबी की हालत में, ये लोग भीख भी मांगते थे। और लड़कियां, चूंकि उनके लिए डर था, वो भीख मांगने के लिए पुलिस पकड़ ले जाती थी। तो ये लोग जो है, अब ये इसकी शादी तय हो जाती है एक 30 साल के आदमी से, जो इससे तिगना उम्र में बड़ा है, और इसको शादी का मतलब भी नहीं पता। और वो इसके खुरदजी, जो पहला गांव था जहां से ये भाग कर आए थे, जहां केवल 5 घर होते थे और वहां बड़ी पथरीली जमीन होती थी, वहां पर कोई बसें कुछ भी नहीं जा सकता था, वहां पर रहने वाला था वो। और ईद पर इसको याद है कि एक बार इसकी माँ उसको वहां लेके गई थी। तो अब इसने सोचा कि ये तो नहीं शादी करना चाहती थी, लेकिन उस समय शादी का मतलब था उपहार मिलना, नए नए कपड़े मिलना, खाने को मिलना। तो ये वो थी। और कैसे अब इसकी शादी हो गई, और फिर इसके बाद इसको अपने हस्बैंड के साथ, इसने पहली बार अपने हस्बैंड का शक्ल देखी, इतना गंदा सा एक आदमी इसको घूर रहा था। तो इसको बड़ी खराब लगा, और पसीने से ये तरबतर हो गई थी, और रास्ते में ये सो गई थी। और कैसे बस से लेकर गए, फिर कार में, टैक्सी में, और कहाँ कहाँ से इतने घंटों बाद इसने देखा कि ये तो अपने पुराने गांव में आ गई है। और वहां पर कैसे कमरे में गई, और इसके बाद रात इसके हस्बैंड ने मतलब इसके पिता ने इसकी माँ को कहा कि देखो, ये जो कितने सारे मोमिन आके हमको एक झूठी बात बताते हैं कि देखो, छोटी उम्र में शादी तो हो जाती थी पर रुखसती नहीं होती थी, या फिर सेक्स नहीं होता था, या मोहम्मद ने 6 साल की लड़की से करा लेकिन कंजुमेट उसको 9 साल में किया, ये वो क्या पता क्या क्या किया। अब यहाँ पर इस आदमी ने प्रॉमिस किया है कि मैं उसको नहीं छूंगा जब तक कि वो और बड़ी नहीं हो जाएगी, लेकिन वो उसने उसी रात को उस पर अटैक किया, और वो जोर जोर से चिल्लाई, और कोई उसकी सहायता को नहीं आया। और फिर उसने कहा कि मैं ही तुम्हारा पति हूं, तुम्हें मेरी ही बात सुननी है, और वो उससे सेक्स करना चाहता था उसी रात को। अब जो है उसके आगे देखते हैं कि क्या हुआ। तो हमने यहाँ तक पढ़ी थी इसकी कहानी। तो यहाँ तक हमने 4 चैप्टर पढ़ लिए थे। अब मैं 5वें चैप्टर से शुरू करूंगी। और कई लोग सोचते हैं मैं उनको दिखा के क्यों नहीं बोल रही हूँ। तो पहली बात तो ये किताब इंग्लिश में है। 10 ईयर ओल्ड डाइवोर्सी नुजूद अली। तो आई एम 10 ऐसे कह के, एंड आई एम डाइवोर्सी ऐसे कह के ये किताब है नुजूद अली की। और मैंने इसकी शक्ल भी, कवर दिखाया था आप लोगों को, और मैं इसको ट्रांसलेट कर करके बताती जा रही हूँ। और चूंकि मेरे पास ऑथर का परमिशन नहीं है, इसलिए मैं उसको पढ़ पढ़ के नहीं बोल रही हूँ, और ट्रांसलेटेड वर्जन आपको सुनाती जा रही हूँ। और जिसको अगर देखना हो तो मैं जो है किताब को एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को। आई एम नुजूद, एज 10 एंड डाइवोर्स। ये है नुजूद अली विद डेल्फिन मिनोई की ये बुक है। और ट्रांसलेशन इसका किया है लिंडा कवरडेल ने इंग्लिश में, क्योंकि ये अरबिक, यमन में जो भी चलती है लैंग्वेज, वहाँ ये यमन की कहानी है। तो मैं इसको ट्रांसलेट कर करके बताती जा रही हूँ। अब हम 5th करेंगे, शाद और रनिंग अवे, ये 2 हम पढ़ेंगे आज। तो तो आगे चलते हैं। 5वां ये है कि कि अचानक मैंने लास्ट का फिर से पढ़ू, मैं कितना भी चिल्लाऊं कोई मेरी मदद को नहीं आया। इसके पति ने इसके ऊपर अटैक किया, ये बहुत चिल्लाई, लेकिन वो कोई भी इसकी सहायता को नहीं आया। और मैं दर्द का सामना करने के लिए बिल्कुल ही अकेली थी। अपनी आखिरी सांस की तरह महसूस करते हुए मैंने एक बार और चिल्लाया, और
मुझे लगता है फिर होश खो बैठी, यानी ये बेहोश हो गई। फिर अब जो है अगली आज जो हम शुरू करेंगे वो है 9 अप्रैल 2008 की बात है। अपने सेल फोन को अपने कान से चिपकाए हुए शादा कोर्ट हाउस हॉल में इधर उधर टहल रही है। हमें नुजूद को उसके चंगुल से छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने की जरूरत है। पति: हमें प्रेस को, महिला समूहों को सचेत करना चाहिए। जब वो अपनी कॉल पूरी कर लेती है तो वो मेरे पास झुक जाती है, खुद को मेरी ऊंचाई पर रखने के लिए झुक जाती है। ये जो उस वकील है ना, उसकी वाइफ है जिसके घर में वो रह रही है नुजूद। डरो मत नुजूद, मैं तुम्हारा तलाक लेने में तुम्हारी मदद करूंगी। इससे पहले कभी किसी ने मेरे लिए इतनी चिंता नहीं दिखाई। अच्छा, शादा वकील है। लोग कहते हैं कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण वकील है। यमन की सबसे अच्छी महिलाओं में से एक है जो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती हैं। मैं उसकी ओर देखती हूँ, मेरी आंखें प्रशंसा से चौड़ी हो जाती हैं। वो सुंदर है। अच्छा, ये शादा वो नहीं है जिसके घर में ये ठहरी है, सॉरी, वो सबा थी। शादा तो एक वकील है, महिला वकील, जो कि महिलाओं के लिए लड़ती है। वो सुंदर है और बहुत प्यारी है और उसकी आवाज थोड़ी सी तीखी है। और अगर वो जल्दी बात करती है तो ये केवल इसलिए क्योंकि वो बहुत जल्दी में है। वो चमेली की खुशबू के साथ अच्छे इत्र की भी खुशबू आ रही है। जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे वो पसंद आ गई। मेरे परिवार की महिलाओं की विपरीत वो अपना चेहरा नहीं ढकती है और यह यमन में दुर्लभ है, क्योंकि किसी को देखना मतलब बिना नकाब पहने। शादा एक लंबा काला रेशमी कोट पहनती है जिसके सिर पर सिर्फ एक रंगीन दुपट्टा होता है। उसकी त्वचा चमकती है और उसकी लिपस्टिक उसके ठाठ दिखाती है जैसे फिल्मों में महिलाएं। और जब वो अपने धूप का चश्मा पहनती है तो वो एक फिल्म स्टार की तरह दिखती है। उन सभी घूंघट वाली महिलाओं के लिए जो सड़कों पर निकलती हैं, क्या ही विषमता है। मेरे साथ आपको डरने की बात नहीं है, वो मेरे चेहरे को आश्वस्त करते हुए कहती है। शादा ने जैसे ही मुझे देखा आज सुबह मुझसे संपर्क किया। सप्ताहांत के बाद जब सब लोग अदालत में काम पर लौटे तो उसने मेरे बारे में सब कुछ सुना और मेरी कहानी से बहुत परेशान हुई। उसने निश्चय किया कि उसे मुझसे अवश्य मिलना है। मैं आंगन में थी जब उसने मुझे पुकारा। क्षमा करें, क्या आप वही छोटी लड़की हैं जो तलाक की तलाश में आई थी? हाँ, मैं वही हूँ। आकाश, मेरे पीछे आओ, हमें बस बात करनी है, उसने कहा। इन पिछले दिनों में इतना कुछ हुआ है कि मेरा सिर अभी भी चक्कर में है। पूरे सप्ताहांत के दौरान यमन में गुरुवार और शुक्रवार जज अब्देल वाहिद और उनकी पत्नी मेरे लिए विशेष रूप से अच्छे थे। मुझे एक असली बच्चे की तरह खिलौने, स्वादिष्ट भोजन, गर्म फुहारे और शुभ रात्रि चुंबन दिए गए। घर के अंदर तो मुझे अपनी शादीशुदा औरत का घूंघट उतारने की भी इजाजत थी, जो घिसते ही मेरी सास मुझे एडजस्ट करवाती थी। क्या खुशी! डरने के लिए नहीं, एक छड़ी से वार करता है या बिस्तर पर जाने के विचार से कांपता है या दरवाजे के बंद होने की थोड़ी सी भी आवाज पर कांपता है। फिर भी इस तरह के ध्यान के बावजूद मेरी रातें अभी भी बहुत असहज हैं, क्योंकि जैसे ही मैं सो जाती हूँ मुझे लगता है जैसे तूफान मेरे इंतजार में पड़ा हो। और अगर मैं बहुत देर तक अपनी आंखें बंद कर लूं तो दरवाजा खुल सकता है, फिर से उठो और राक्षस लौट आए। क्या आतंक, क्या पीड़ा! न्यायाधीश अब्देल वाहद कहते हैं कि यह सामान्य है कि मुझे अपना सारा दर्द भुलाने के लिए समय चाहिए। शनिवार की सुबह जब वो मुझे वापस अदालत में लेकर आए तो हकीकत में लौटना मुश्किल था। 9 बजे हम पहले से ही अन्य दो न्यायाधीशों अब्दो और मोहम्मद अल गाजी के साथ उनके कार्यालय में बैठे हुए थे। जब मैं अंदर आया तो वे मुझ पर दया से मुस्कुराए, लेकिन बात यह है, मोहम्मद अल गाजी बहुत चिंतित थे। यमनी कानून के अनुसार आपके लिए अपने पति और अपने पिता के खिलाफ शिकायत करना मुश्किल है, उन्होंने मुझसे कहा। ऐसा क्यों? यह आपकी उम्र के बच्चे के लिए थोड़ा जटिल है और समझाना मुश्किल है, उसने जवाब दिया। फिर उन्होंने कई बाधाओं के बारे में बात की। यमनी गांव में पैदा हुए कई बच्चों की तरह मेरे पास कोई पहचान दस्तावेज नहीं था, जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं, और मैं किसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए बहुत छोटी थी। ऐसे कारणों को मोहम्मद अल गाजी जैसे विद्वान व्यक्ति के लिए समझना आसान था, लेकिन मेरे लिए नहीं। फिर भी मुझे लगा मुझे सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। कम से कम मुझे कुछ अच्छे जज मिले थे जो मेरी मदद करना चाहते थे। आखिर वो
मेरे मामले को लेकर बाध्य नहीं थे और मेरी दुर्दशा को अनदेखा कर सकते थे, जैसा कि कई अन्य लोगों ने किया था, और मुझे पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए घर जाने की सलाह दी। एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे और मेरे परिवार के पुरुषों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया था। यमनी परंपरा के अनुसार इसके लिए यह मान्य था। फिलहाल मोहम्मद अल गाजी ने अपने सहयोगियों से कहा, हमें जल्दी से कार्य करना चाहिए, इसलिए मेरा सुझाव है कि हम नजूद के पिता और पति को अस्थायी रूप से गिरफ्तार कर लें। अगर हम उसकी रक्षा करना चाहते हैं तो उसे जेल में रखने से बेहतर है स्वतंत्रता। कारागार ये बहुत ही गंभीर सजा है। क्या अबा कभी मुझे माफ करेगा? मैं अचानक शर्म और ग्लानि से भर गई, और जब उन्होंने मुझे उस सिपाही के साथ जाने को कहा जो उन्हें गिरफ्तार करेगा, तो मुझे बहुत डर लगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे सही पता मिल गया है। मेरे परिवार ने मुझे पूरे सप्ताहांत तक नहीं देखा था और निश्चित रूप से सोचा होगा कि मेरे भाई फारस की तरह मैं हमेशा के लिए भाग गई थी। मैं कल्पना भी नहीं करना चाहती थी कि जब मेरे भाई बहन रोटी के लिए चिल्लाने लगे तो मेरी माँ ने क्या सोचा होगा, जो मुझे नाश्ते के लिए खरीदने के लिए भेजा गया था। इसके अलावा मैं सोच रही थी कि कैसे मेरे पिता हाल ही में बीमार पड़ गए थे और उनकी खांसी में खून भी आने लगा था। क्या वह कारावास से बच सकता था? अगर वह मर जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करती। लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अब्दो ने मुझे समझाया था कि जब लोग पीड़ित होते हैं तो दुष्टों को दंडित किया जाना चाहिए। तो मैं सिपाही के साथ कार में सवार हो गई। जब हम अपने माता पिता के घर पहुंचे, हालांकि दरवाजा बंद था, मुझे अजीब सी राहत महसूस हुई, और कुछ घंटों बाद जब सिपाही वहां वापस गया तो उसे रास्ता दिखाने के लिए मेरी जरूरत नहीं रह गई थी। उसी शाम जजों ने मेरे रहने के लिए एक सुरक्षित जगह खोजने का फैसला किया। यमन में मेरे जैसे लड़कियों के लिए कोई आश्रय नहीं है, लेकिन मैं अब्दुल वाहिद और उसके परिवार के साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकती, जिन्होंने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारा पसंदीदा चाचा कौन है? न्यायाधीशों में से एक ने पूछा। मेरा पसंदीदा चाचा? मैंने सोचा कि सबसे अच्छा विकल्प शोई होगा, ओम्मा का भाई, यमन की सेना में एक पूर्व सैनिक जो अब सेवानिवृत्त हो चुका है। मेरे परिवार में एक निश्चित प्रतिष्ठा वाला एक बड़ा मजबूत व्यक्ति। वो अपनी 2 पत्नियों और 7 बच्चों के साथ बीट बॉस में रहता था, जो हमारे पड़ोस से बहुत दूर है। सच है, उसने मेरी शादी का विरोध नहीं किया था, लेकिन उसने एक तरह से आदेश की ताकतों का प्रतिनिधित्व किया, और उसने कम से कम अपनी बेटियों को नहीं पीटा। शोई ज्यादा बातूनी नहीं था, जो मुझे अच्छी लगती थी। उसने मुझसे बहुत अधिक प्रश्न नहीं पूछे और उसने मुझे मेरे चचेरे भाइयों के साथ खेलने दिया। उस शाम सोने से पहले मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया था कि उसने शोई को मेरे साहस के लिए मुझे फटकारने की अनुमति नहीं दी, या यहाँ तक कि मेरे भागने का जिक्र भी नहीं किया। मूल रूप से मुझे लगता है मेरे चाचा उतने ही निराश थे जितना मैं पूरी बात से थी। अगले 3 दिन मुझे उन्हीं थकाऊ चीजों से भरे हुए लंबे लग रहे थे। मैंने अपना अधिकांश समय न्यायालय में बिताया, चमत्कार की उम्मीद में, कुछ अप्रत्याशित समाधान। दुर्भाग्य से भविष्य स्पष्ट नहीं था। जजों ने मुझे तलाक देने के लिए पूरी कोशिश करने का वादा किया था, लेकिन उन्हें समय चाहिए था। यह हास्यास्पद है, लेकिन हर दिन उस बड़े चहल पहल वाले आंगन में जाकर आखिरकार मुझे उस जबरदस्त भीड़ की आदत हो गई जिसने पहली बार मुझे इतना प्रभावित किया था। मैं दूर से भी चाय और जूस बेचने वाले युवा लोगों को पहचान सकती थी। तराजू वाला लड़का हमेशा उन आगंतुकों को तौलने में व्यस्त रहता था जिनके पास मारने का समय होता था, और अब मैं कभी कभी उसे प्रोत्साहित करके मुस्कुराती थी। जहां तक मेरी बात है, जब भी मैं प्रांगण में लौटती थी तो मुझे निराशा की एक पीड़ा महसूस होती थी। इससे पहले कि मैं फिर से एक साधारण छोटी लड़की बन सकूं, मुझे कितनी बार वहां जाना होगा। अब्दो ने मुझे चेतावनी दी थी कि मेरा मामला सबसे असामान्य है, लेकिन न्यायाधीश क्या करते जब उनका सामना इस तरह से होता है? मैं, मेरे पास नहीं था विचार। लेकिन मेरा मानना है कि मैं धूप के चश्मे वाली खूबसूरत वकील शादा से जवाब सीख रही हूँ। जब वो पहली बार मेरे पास आई तो मैंने देखा कि कैसे उसने स्वर्ग
फिर उसने अपनी घड़ी चेक करी, अपनी अपॉइंटमेंट बुक खोली और अपने भारी शेड्यूल को पूरी तरह से फिर से व्यवस्थित किया। वो अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों को बुलाने लगी। कई बार मैंने उसे ये कहते सुना, मुझे एक महत्वपूर्ण मामला लेना है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला। इस महिला के पास अंतहीन दृढ़ संकल्प है। अब्दुल वाहिद सही है, वे एक प्रभावशाली वकील हैं। उसके पास बहुत शक्ति होनी चाहिए। उसका सेल फोन बजना कभी बंद नहीं होता और वो जिस किसी से भी मिलती है वह हमेशा बहुत विनम्रता से उसका स्वागत करती है। नुजूद, तुम मेरे लिए एक बेटी की तरह हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वह मुझसे फुसफुसाती है। मुझे विश्वास होने लगा है उसके पास मुझसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। मैं शादा के साथ सहज महसूस करती हूँ और मैं उसके साथ सुरक्षित महसूस करती हूँ। वो जानती है कि बिल्कुल सही शब्द कैसे खोजे जाते हैं और उसकी सुरीली आवाज मुझे सुकून देती है। अगर दुनिया नीचे गिरती है तो मुझे पता है कि वो मेरे साथ खड़ी होगी। उसके साथ मैं पहली बार मात्र कोमलता महसूस करती हूँ। मेरी माँ, जो अपने परिवार की सभी चिंताओं से भी जुड़ी है, मुझे नहीं पता था कि कैसे, या बल्कि मुझे देने के लिए समय नहीं था। लेकिन अभी भी एक परेशान करने वाला सवाल है। शादा, मैं डरपोक पूछती हूँ। हाँ नुजूद, एक बात पूछूं तुमसे? बिल्कुल। क्या आप मुझसे वादा कर सकती हैं कि मैं अपने पति के घर कभी नहीं लौटूंगी? इंशाअल्लाह नुजूद, मैं उसे फिर से आपको चोट पहुंचाने से रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या पर? आपको मजबूत होना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ समय लग सकता है। कितना समय है? उसके बारे में अभी मत सोचो। उसने आपसे कहो अपने आप से कहो कि सबसे कठिन हिस्सा समाप्त हो गया है। सबसे कठिन हिस्सा बचने की ताकत थी और आपने इसे खूबसूरती से पूरा किया है। जब मैं आहें भरती हूँ तो शादा मुझे हल्की सी मुस्कान देती है और मेरे सिर पर थपथपाती है। वो इतनी लंबी और पतली है, वह मुझे बहुत प्रभावित करती है। और अब क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? वो कहती है। हाँ। आपने भागने का साहस कैसे पाया? अदालत तक का रास्ता। भागने का साहस? मैं अब उसकी नीचता को सहन नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। अब छठा चैप्टर। खारदजी में जीवन असंभव हो गया, यहाँ जहां उसका हस्बैंड का घर था। अब ये बता रही है वकील को कि ये कैसे भागी और मतलब इसके पास इतना हिम्मत कहाँ से आई। कि खारदजी में जीवन असंभव हो गया था। शर्म और दर्द से तड़पती हुई मैं चुपचाप सहती रही। दिन ब दिन, रात रात, वे सब भयानक काम मुझे सहने पर मजबूर किया। मैं उनके बारे में कैसे बता सकती हूँ? वास्तव में उस पहली शाम को मुझे एहसास हुआ कि कुछ भी फिर कभी पहले जैसा नहीं होगा। मबरूक, बधाई हो। सुबह सुबह रोशनी बेडरूम में फैल जाती है। कुछ दूरी पर एक मुर्गा बांग दे रहा है। मेरे नग्न शरीर को घूरते हुए मेरी सास मुझे जगाने के लिए मेरे गाल पर थपथपाती है। मुझे उसका चेहरा याद है जैसे कल की भी बात हो। बुढ़िया के कंधे के पीछे मैं अपनी भाभी को पहचानती हूँ जो हमारे साथ कार में सवार हुई। मैं अब भी पसीने से लथपथ हूँ। चौड़ी आंखें, मैं चारों ओर शयन कक्ष की अव्यवस्था को देखती हूँ। तेल का दीपक दरवाजे पर लुढ़क गया है और भूरे रंग की पोशाक फर्श पर ढेर में पड़ी है जैसे कि एक पुराना डिश रैग। वहां वह चटाई पर गहरी नींद सो रही है। क्या वाहिश, क्या राक्षस है। फटी हुई चादर पर मुझे खून की एक छोटी सी लकीर दिखाई देती है। बधाई हो, मेरी भाभी को गूंजती है एक धूर्त मुस्कान के साथ। वो लाल धब्बे का अध्ययन करती है। मैं एक शब्द नहीं कह सकती। मैं लकवा ग्रस्त महसूस कर रही हूँ। फिर मेरी सास मुझे उठाने के लिए झुकी जैसे मैं कोई पैकेज हूँ। जब मुझे उसकी मदद की जरूरत थी तो वो पहले क्यों नहीं आई? अब किसी भी मामले में बहुत देर हो चुकी है, जब तक कि वह उसकी सहयोगी ना हो जो उसने मेरे साथ किया था। अपने हाथों को मेरी पसलियों में दबाते हुए वो अपने पैर से दरवाजे को एक तरफ ढकेलती है और मुझे छोटे छोटे बाथरूम में ले जाती है जहां मुझे एक टब और बाल्टी दिखाई देती है। वह मुझ पर पानी के छींटे मारने लगती है और ओह, ये कितना ठंडा है। मबरूक, दोनों महिलाएं एक साथ कहती हैं। उनकी आवाजें मेरे थके हुए कानों में गूंजती हैं। मैं खुद को छोटा और बहुत छोटा महसूस करती हूँ। मैंने अपने शरीर, अपनी हरकतों पर नियंत्रण खो दिया है। मैं ऊपर से ठंडी हूँ लेकिन अंदर से मैं जल रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे मुझ में कुछ गंदा है। मैं गुस्से में हूँ लेकिन अपने गुस्से को शब्दों में बयां नहीं कर सकती। ओम्मा, तुम इतनी दूर हो कि मैं तुम्हें मदद के लिए नहीं बुला सकती। अब्बा, तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्यों? मैं ही क्यों और किसी ने?
तुमने मेरे से शादी, अबा तुमने मुझसे शादी क्यों की, क्यों, मैं ही क्यों? और किसी ने मुझे इस बारे में चेतावनी क्यों नहीं दी कि मेरे साथ क्या होने वाला है? इसके लायक होने के लिए मैंने क्या किया? मुझे घर जाना है। कुछ घंटों बाद जब वो अंत में उठती है तो मैं उसकी आंखों में देखने से बचने के लिए अपना सिर घुमा लेती हूँ। वो एक लंबी सांस लेता है। अच्छा, कुछ घंटों बाद जब वो उठता है, जब वह एक लंबी सांस लेता है, नाश्ता करता है और दिन के लिए गायब हो जाता है। एक कोने में दुबकी हुई मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यानी अल्लाह से प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे बचाए। मुझे हर जगह चोट लगी है। मैं अपना पूरा जीवन इस जानवर के साथ बिताने के विचार से भयभीत हूँ। मैं एक जाल में फंस गई हूँ और मैं बाहर नहीं निकल सकती। मुझे जल्दी से एक नए जीवन के साथ तालमेल बिठाना था। मुझे घर छोड़ने का कोई अधिकार नहीं था, नाले से पानी लाने का अधिकार नहीं था, शिकायत करने का अधिकार नहीं था, ना कहने का अधिकार नहीं था, और स्कूल सवाल से बाहर। भले ही मैं एक बड़े ब्लैक बोर्ड पर सफेद चाक में अपना नाम लिखने के लिए मर रही थी और शिक्षक को सुनने के लिए एक बेंच पर बैठकर हमें नई कहानियां सुनाता था, मेरा पैतृक गांव खारदजी मेरे लिए पराया हो गया था। घर पर दिन के दौरान मुझे अपनी सास के आदेशों का पालन करना पड़ता था। सब्जियां काट ले, मुर्गियां खिलाएं, किसी भी मेहमान के लिए चाहिए चाय तैयार करें, फर्श धो लें, बर्तन धो लें। मैं ग्रीस से काले हुए बर्तनों को कितनी ही जोर से क्यों न खंगालूं, वे कभी भी अपने मूल रंग में नहीं लौटेंगे। तौलिए भूरे रंग के थे और उनमें बदबू आ रही थी। मेरे चारों ओर मक्खियां भिनभिना रही थी। जब भी मैं एक पल के लिए रुकती तो मेरी सास अपने गंदे हाथों से मेरा बाल खींच लेती। मैं रसोई की तरह चिपचिपी हो गई और मेरे नाखून पूरी तरह से काले हो गए। एक सुबह मैंने उससे मेरी उम्र के बच्चों के साथ खेलने जाने की अनुमति मांगी। तुम यहाँ छुट्टी पर नहीं हो, उसने बड़बड़ाया। कृपया बस कुछ मिनटों के लिए। असंभव, एक विवाहित महिला खुद को किसी के साथ देखे जाने की अनुमति नहीं दे सकती। हमें बस इतना ही चाहिए ताकि आप हमारी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर सकें। हम यहाँ राजधानी में नहीं हैं। खार्द जी में लोग सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो बेहतर होगा आप सावधान रहें और जो मैंने आपको बताया है उसे भूलने की हिम्मत ना करें, समझें? नहीं तो मैं तुम्हारे पति को बता दूंगी। वो हर सुबह निकल जाता था और सूर्यास्त से ठीक पहले लौट आता था। जब वह घर आया तो उसने अपना भोजन सोफरा पर परोसा और मेज को साफ करने में कभी मदद नहीं की। हर बार जब मैंने उसे आते सुना, उसी घबराहट ने मेरे दिल को जकड़ लिया। जब रात हुई मुझे पता था कि फिर से क्या शुरू होगा। बार बार वही हैवानियत, वही दर्द और परेशानी। दरवाजा पटक रहा है, तेल का दीपक फर्श पर लुढ़क रहा है और चादरें से मुड़ रही हैं। हाँ भेंट। अरे लड़की, वह मुझ पर खुद को फेंकने से पहले यही चिल्लाएगा। उसने कभी मेरा पहला नाम नहीं कहा। तीसरे दिन उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। मेरे विरोध करने के प्रयासों को वो सहन नहीं कर सका। जब मैं दीपक के बुझने के बाद उसे अपनी बगल वाली चटाई पर लेटने से रोकने की कोशिश करती तो वह मुझे पहले अपने हाथों से फिर छड़ी से मारना शुरू कर देता। गरज और बिजली, बार बार, और उसकी माँ ने उसे उकसाया। जब भी वो मेरे बारे में शिकायत करता तो वह उसे कर्कश स्वर में कहती, उसे और भी जोर से मारो, उसे तुम्हारी बात सुननी चाहिए, वो तुम्हारी पत्नी है। हाँ बेट, वे चिल्लाएगा और मेरे पीछे फिर से दौड़ेगा। आपको कोई अधिकार नहीं है, मैं सिसकने लगी। मैं तुम्हारे रोने से थक गया हूं। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की है कि तुम हर समय फुसफुसाओ। वो अपने बड़े पीले दांतों को दिखाते हुए चिल्लाएगा। इस तरह की अवमानना के साथ बात किए जाने से मुझे दुख हुआ और उन्होंने दूसरों के सामने मेरा मजाक उड़ाया। मैं और अधिक थप्पड़ों और मारपीट के स्थायी भय में रहती थी। कभी कभी उसने अपनी मुट्ठी का भी इस्तेमाल किया। हर दिन मेरी पीठ पर नए घाव, मेरी बाहों पर नए घाव, और वो मेरे पेट में जल रहा है। मुझे हर जगह गंदा लगा। जब महिला पड़ोसियों ने मेरी सास से मुलाकात की तो मैंने उन्हें आपस में फुसफुसाते हुए सुना और कभी कभी वे मुझे इशारा करती। वे क्या कह रहे थे? जब भी मैं कर सकती थी मैं कोने में छिप जाती, खोई और हतप्रभ। आने वाली रात के बारे में सोचते ही मेरे दांत खिटखिटाने लगे। मैं अकेली थी, इसलिए अकेली, किसी पर भरोसा करने वाली नहीं, किसी से बात करने वाली नहीं। मैं उससे नफरत करती थी, मैं उन सब से नफरत करती थी। वे घृणित थे। क्या हर शादीशुदा लड़की को ऐसी ही पीड़ा से गुजरना पड़ता था, या मैं अकेली थी जो इस तरह पीड़ित थी? मुझे इस अजनबी के लिए किसी भी तरह का प्यार महसूस नहीं हुआ। क्या मेरे माता पिता ने एक दूसरे के लिए कुछ महसूस किया था? उसके साथ मैं अंत में क्रूरता शब्द का वास्तविक अर्थ समझ गई। इसी तरह दिन रात कटते रहे, 10, 20, 30, मुझे अब ठीक से याद नहीं है।
शाम को मुझे सोने में अधिक समय लग रहा था। हर बार जब वो रात को मेरे साथ अपना घिनौना काम करने आता, तब मैं उसके बाद जाग जाती। दिन के दौरान मैं ऊँघती, परित्यक्त, व्याकुल, मैं समय का सब कुछ खो रही थी। मैंने सना और स्कूल को मिस किया, मेरे भाइयों और बहनों को, अब्दों की निरंतर जीवंतता, मुराद की विदूषक मोना के चुटकुले, उसके अच्छे दिनों पर छोटे रावधा की नर्सरी राइम्स। अधिक से अधिक मैं हाइफा के बारे में सोचती रही। उम्मीद करती थी कि उसकी शादी मेरी तरह नहीं होगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए मैं उनके चेहरों का विवरण भूलने लगी, उनकी त्वचा का रंग, उनकी नाक का आकार, उनके डिंपल की तह। मुझे उन्हें फिर से देखने की जरूरत थी। हर सुबह मैं रोती थी, अपने ससुराल वालों से विनती करती थी कि मुझे मेरे माता पिता के पास भेज दो। मेरे पास आबा और उम्मा से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था। खरद जी में बिजली नहीं थी तो टेलीफोन रहने भी दो। मेरे गांव का ऊपर से कोई विमान नहीं गुजरा, कोई बस नहीं आई, कोई कार नहीं आई। मैं अपना भेज सकती थी परिवार को पत्र, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपने पहले नाम और कुछ सरल शब्दों से ज्यादा कैसे लिखूं। फिर भी आने का कोई रास्ता खोजना था। पलायन, मैंने इसके बारे में कुछ बार सोचा, लेकिन कहाँ। चूंकि मैं गांव में किसी को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे लिए किसी पड़ोसी के पास शरण लेना या मुझे बचाने के लिए गधे पर किसी यात्री से भीख मांगना कठिन होता। मेरा पैतृक गांव खारदजी मेरा कारागार बन गया था। फिर एक सुबह मेरे सारे रोने से थके हुए उसने मुझसे कहा कि वो मुझे मेरे माता पिता से मिलने की अनुमति देगा। आखिरकार वो मेरे साथ जाएगा और सना में अपने भाई के साथ रहेगा। लेकिन बाद में उसने जोर देकर कहा, हमें गांव लौटना पड़ा। उसके मन बदलने से पहले ही मैं अपनी चीजें समेटने के लिए दौड़ पड़ी। हमारी पिछली यात्रा की तुलना में घर की यात्रा जल्दी लग रही थी, लेकिन जब भी मैंने सिर हिलाया तो वही भयानक छवियां मेरे नींद में खलल डालती थी। खून से सनी चादर, मेरी सास का चेहरा, मेरे ऊपर बर्फीले पानी की बाल्टी, और अचानक मैं जागना शुरू कर दूंगी। नहीं, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। खारद जी, पृथ्वी का छोर, मैं कभी भी वहां फिर से पैर नहीं रखना चाहती थी। आपके लिए आप अपने पति को छोड़ना सवाल से बाहर है। मैं अपने पिता की अड़ियल प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी, जिसने सना में मेरी वापसी की खुशी को जल्दी खत्म कर दिया। जहां तक मेरी माँ की बात है, वो चुप रही, बस अपने बाहों को स्वर्ग की ओर उठा रही थी और बुदबुदा रही थी, जिंदगी ऐसी ही है नुजूद, सभी महिलाओं को इसे सहना चाहिए। हम सब एक ही चीज से गुजरे हैं। लेकिन उसने मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा? उसने मुझे चेतावनी क्यों नहीं दी? जबकि विवाह की प्रतिज्ञा की जा चुकी थी, मैं फंस गई थी, पीछे हटने में असमर्थ थी। मैंने अपने माता पिता को अपनी रात की पीड़ा के बारे में जो कुछ भी बताया, मारपीट, जलन और उन सभी भयानक व्यक्तिगत चीजों के बारे में जो मुझे बोलने में शर्म आती थी, वे अभी भी जोर देते थे कि ये मेरा कर्तव्य था कि मैं उसके साथ रहूं। मैं उससे प्यार नहीं करती, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, वो मुझे चोट पहुंचाता है, वो मुझसे बुरा काम करने के लिए मजबूर करता है, जो मुझे बीमार कर देता है। नुजूद, मेरे पिता ने दोहराया, अब तुम एक विवाहित महिला हो, तुम अपने पति के साथ रहना चाहिए। नहीं, मैं नहीं चाहती, मैं घर आना चाहती हूँ। असंभव। कृपया कृपया, यह शराफ की बात है, तुम मुझे सुनते हो, लेकिन मेरी बात सुनो। आबा, मैं यदि आप अपने पति को तलाक देती हैं तो मेरे भाई और चचेरे भाई मुझे मार डालेंगे। शराफ, सम्मान पहले आता है। सम्मान, क्या आप समझे? नहीं, मैं नहीं समझी और मैं नहीं समझ सकी। न केवल वो मुझे चोट पहुंचा रहा है, बल्कि मेरा परिवार, मेरा अपना परिवार उसका बचाव कर रहा है। एक प्रश्न के लिए वह सब, वह क्या था? सम्मान। लेकिन यह शब्द हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, वास्तव में इसका क्या मतलब था? मैं अवाक रह गई। हाइफा ने बड़ी बड़ी आंखों से देखा मेरे साथ क्या हो रहा है। इस बारे में मेरी समझ अब भी कम थी। मुझे फूटता देख उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया, उसका ये बताने का तरीका कि वो मेरी तरफ है। एक बार फिर भयभीत होकर मैंने सोचा, क्या होगा यदि वे उससे भी शादी करने की योजना बना रहे थे? हाइफा मेरी छोटी बहन, मेरी सुंदर छोटी बहन, उसे कम से कम इस दुस्वप्न से बचने का मौका तो देना चाहिए। मोना ने कई बार मेरा बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत डरपोक थी, और वैसे भी उसकी कौन सुनता। यहाँ वो हमेशा सबसे पुराना और पुरुष जिनके पास अंतिम शब्द है। बेचारी मोना। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं मुक्त होना चाहती हूँ तो मैं किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर भरोसा कर सकती हूँ। और मैं समय से बाहर चल रही थी। मुझे लेने के लिए उसके वापस आने से पहले मुझे एक समाधान खोजना था। मैं कुछ समय के लिए अपने माता पिता के साथ रहने की
उनकी अनुमति को टालने में कामयाब हो गई थी, लेकिन मैं गोल गोल घूम रही थी। बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। नुजूद को अपने पति के पास ही रहना चाहिए, मेरे पिता कहते रहे। जब भी वह नहीं होते थे, मैं अपनी माँ से बात करने के लिए दौड़ती थी, जो रोते हुए मुझसे कहती थी कि वो मुझे याद करती है लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। मेरा डरना सही था। एक पत्नी के रूप में मेरे कर्तव्यों की याद दिलाने के लिए वो जल्द ही मुझसे मिलने आए। मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ तर्क वितर्क के बाद वो मुझे सनाफ में कुछ और सप्ताह रहने देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन केवल तभी जब मैं उसके साथ भाई के घर में रहूं। उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया। उसे शक था कि अगर मैं अपने माता पिता के साथ बहुत देर तक रहूंगी तो मैं भाग जाऊंगी। इसलिए 1 महीने से अधिक समय तक मैं वापस नरक में डूबी रही। तुम अपना सारा कराहना कब बंद करोगी? मैं इससे तंग आ गया हूँ, उसने एक दिन शिकायत की, मुझे घूरते हुए और अपनी मुट्ठी दिखाते हुए। जब आप मुझे मेरे माता पिता के घर वापस जाने देंगे? मैंने अपना चेहरा अपने हाथों में दबा लिया। अपनी जिद की बदौलत मैंने आखिरकार एक नई राहत हासिल कर ली। लेकिन ये आखिरी बार है, उसने मुझे चेतावनी दी। घर वापस आकर मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे उस आदमी से छुटकारा पाना है और खार्द जी के पास वापस खींचे जाने से बचना है तो मुझे जल्दी से कार्रवाई करनी होगी। 5 दिन बीत गए, 5 कठिन दिन, जिनके दौरान मैं दीवारों से टकराती रही। मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे चाचा, कोई भी बात मेरी नहीं सुनेगा। किसी की तलाश में हर संभावित दरवाजे पर दस्तक देना। मैं अपने पिता की दूसरी पत्नी दाउला को देखने गई, जो अपने 5 बच्चों के साथ एक अंधे गली के अंत में एक पुरानी इमारत में पहली मंजिल के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। हमारी गली से खारजी जी के पास लौटने के विचार से अपनी पीड़ा से प्रेरित होकर मैं सीढ़ियों पर चढ़ गई। कचरे और सामुदायिक शौचालयों की बदबू से बचने के लिए अपनी नाक पकड़ ली। डोवला ने एक लंबी लाल और काली पोशाक और बड़ी सी मुस्कान के साथ अपना दरवाजा खोला। हाँ नुजूद, आपको फिर से देखकर कितना आश्चर्य हुआ है, स्वागत है। मुझे डोला पसंद आया। उसके पास जैतून की त्वचा और लंबे बाल थे, जिसे उसने अपनी चोटी में रखा था। लंबी दुबली पतली, वो ओमा से भी खूबसूरत थी और हमेशा बेहद धैर्यवान। उसने मुझे कभी डांटा नहीं, हालांकि उस गरीब महिला के लिए यह आसान समय नहीं था। देर से शादी की, 20 साल की उम्र में, और मेरे पिता से, जिन्होंने उसे पूरी तरह से उपेक्षित किया। उसने पूरी तरह से खुद पर भरोसा करना सीख लिया था। उसका सबसे बड़ा लड़का याहिया 8 विकलांग पैदा हुआ था। वो अभी भी चलने में असमर्थ था। उसे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी और उसके नखरे कई घंटों तक चल सकते थे। अपनी गरीबी के बावजूद, जिसने उसे अपना मामूली किराया चुकाने और अपने बच्चों के लिए रोटी खरीदने के लिए सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर किया, दौला अविश्वसनीय रूप से उदार थी। उसने मुझे बड़े पुआल के फूस पर बैठने के लिए आमंत्रित किया, जो छोटे से चूल्हे के बगल में, जहां पानी उबल रहा था, आधा कमरा घेरता था। उसे अक्सर अपने बच्चों की बोतलों में दूध की जगह चाय भरनी पड़ती थी। दीवार पर हुक से लटकते हुए प्लास्टिक की थैलियों को उसने अपनी पेंट्री के रूप में इस्तेमाल किया, जो पूरी तरह से भरी हुई लग रही थी। नुजूद, उसने साहस किया, आप बहुत चिंतित लग रही हैं। मैं जानती थी कि वो मेरे परिवार के उन कुछ सदस्यों में से एक थी जिन्होंने मेरी शादी का विरोध किया था, लेकिन किसी ने उसकी बात सुनने की जहमत नहीं उठाई। वह, जिस पर जीवन कभी मुस्कुराया नहीं था, उसने हमेशा अपने से कम संपन्न लोगों के लिए करुणा दिखाई थी। मुझे लगा कि मैं भरोसा कर सकती हूँ उसे, और जानती थी कि मुझे उससे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, मैंने जवाब दिया, और फिर मैंने अपना दिल बहलाया। त्योरी चढ़ाते हुए उसने मेरी कहानी सुनी, जो उसे गहराई से प्रभावित करती हुई दिख रही थी। उसने एक पल के लिए चुपचाप सोचा, खुद को चूल्हे पर व्यस्त कर लिया, फिर मेरे लिए उबलती हुई चाय उस एकमात्र गिलास में डाल दी जो याहिया ने अभी तक नहीं तोड़ा था। उसे मुझे सौंपते हुए वो झुकी और मेरी आंखों में देखा। नुजूद, वो फुसफुसाई, अगर कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा तो तुम्हें सीधे अदालत जाना होगा। किसका? न्यायालय तक। अदालत में? लेकिन बिल्कुल। पलक झपकते ही मैंने पगड़ी पहने जजों, हमेशा हड़बड़ी में वकीलों, सफेद जन्नों में, जत्रों में पुरुषों और नकाबपोश महिलाओं की जटिल पारिवारिक समस्याओं, चोरी, विरासत को लेकर होने वाले झगड़ों की शिकायत करने की तस्वीरें देखी। अब मुझे याद आया कि एक अदालत कक्ष क्या होता है। मैंने एक को टेलीविजन पर देखा था, एक शो हाइफा में, और मैं पड़ोसियों के घर देखा करती थी। अभिनेताओं ने यहाँ यमन में हमारे से अलग एक अरबी बोली, एक अजीब उच्चारण के साथ, और मुझे लगा कि मुझे याद है कि कार्यक्रम कुवैत से था।
बड़े कमरे में जहां वादी के एक बाद एक दिखाई देते थे, दीवारें सफेद थीं और भूरे रंग की लकड़ी की बेंचों की कई कतारें न्यायाधीश के सामने थीं। हम प्रतिवादियों के को खिड़कियों पर सलाखों के साथ एक वैन में आते देखेंगे। अदालत में जाओ, डोवला ने जारी रखा है। जहां तक मैं जानती हूँ वही एकमात्र स्थान है जहां आपकी सुनवाई होगी। न्यायाधीश से मिलने के लिए कहें, आखिरकार वो सरकार की प्रतिनिधि है। वह बहुत शक्तिशाली है, हम सभी के लिए गॉडफादर है। उसका काम मदद करना है पीड़ित की। डोवला ने मुझे मना लिया था। उस क्षण से मेरे विचार और अधिक स्पष्ट हो गए। अगर मेरे माता पिता मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने दम पर ही सब कुछ करूंगी। मेरा मन बना हुआ था, मुझे जो करना होगा मैं करूंगी। मैं खुद को फिर से उस चटाई पर पड़ा हुआ न पाऊं। रात दर रात उस राक्षस के खिलाफ अकेली पहाड़ों पर चलने के लिए तैयार थी। मैंने धन्यवाद में दाउला को कसकर गले लगा लिया। नुजूद, हाँ, इसे ले लो, ये मदद कर सकता है। उसने 200 रियाल मेरे हाथ में थमा दिए। सारी छोटी सी रकम मुश्किल से $1 की उसी सुबह पड़ोस के चौराहे पर भीख मांगने में कामयाब हो गई थी। धन्यवाद डोवला, धन्यवाद। अगली सुबह मैं सामान्य से अधिक ऊर्जा के साथ उठी और यहाँ तक कि अपने नए दृष्टिकोण से स्वयं को चकित भी कर दिया। जैसा कि मैंने हर सुबह किया, अपना चेहरा धोया, अपनी प्रार्थना की और चाय के लिए पानी उबालने के लिए छोटा चूल्हा जलाया। फिर अपने हाथों से घबराते हुए मैं बेसब्री से अपनी माँ के उठने का इंतजार करने लगी। नुजूद, मेरी छोटी सी आंतरिक आवाज ने कहा, जितना संभव हो उतना स्वाभाविक व्यवहार करने की कोशिश करो ताकि तुम संदेह पैदा न करो। जब थोड़ी देर बाद उम्मा अंत में उठी और काले दुपट्टे के कोने को खोलना शुरू किया जहां वो आमतौर पर अपने सिक्के छिपाती थी, तो मैं राहत के साथ समझ गई कि मेरी योजना शायद काम कर सकती है। नुजूद, उसने एक 150 रियाल देते हुए कहा, जाओ नाश्ते के लिए कुछ ब्रेड खरीदो। हाँ अम्मा, मैंने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। मैंने पैसे ले लिए, अपना कोट और अपना काला दुपट्टा एक विवाहिता के कपड़े पहन लिए। महिला एक विवाहिता महिला के कपड़े पहन लिए। मैंने ध्यान से अपने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। पास की गलियां अभी भी आधी खाली थी। मैंने दाहिनी ओर की पहली सड़क ली जो कोने वाले बेकरी की ओर जाती है, जहां पुराने जमाने के ओवन से बाहर आने पर ब्रेड स्वादिष्ट रूप से कुरकुरी होती है। जब मैं साथ चल रही थी तो मैं उस विक्रेता का जाना पहचाना गीत सुना जो प्रतिदिन अपनी साइकिल के पीछे खींची जाने वाली एक छोटी गाड़ी से गैस की बोतलें बेचता था। मैं बेकरी की ओर करीब आ रही थी और पहले से ही गर्मा गर्म खोबजलोवे की अद्भुत गंध को सूंघ रही थी। जल्दी ही मैंने देखा कि तंदूर के सामने कई स्थानीय महिलाएं पहले से कतार में थीं। हालांकि अंतिम समय में मैंने दिशा बदल ली, हमारे पड़ोस के मुख्य मार्ग की ओर बढ़ गई। अदालत, दौला ने मुझसे कहा था, आपको बस इतना करना है कि कचहरी जाना है। एक बार रास्ते में मैं अचानक पहचाने जाने से डर गई। क्या होगा अगर मेरे चाचाओं में से एक गुजर गया? मुझे अंदर से झिझक महसूस हुई। छिपने की उम्मीद से मैंने अपने दुपट्टे को लगभग अपने पूरे चेहरे पर लपेट लिया, केवल अपनी आंखों को खुला छोड़ दिया। एक बार के लिए यह नकाब में खारदजी को छोड़ने के बाद फिर कभी नहीं पहनना चाहती थी। ये काफी उपयोगी निकला। पीछा किए जाने के डर से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे सामने फुटपाथ पर कतार में खड़ी बसें खड़ी थी। प्लास्टिक के गुब्बारे बेचने वाली एक किराने की दुकान के सामने मैंने पीली और सफेद 6 सीटों वाली मिनी बस को पहचान लिया, जो हर दिन पड़ोस से गुजरती है, यात्रियों को शहर के केंद्र में ले जाती है, जो अल तहरीर स्क्वायर से ज्यादा दूर नहीं है। जारी रखे, यदि आप तलाक चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है, मेरी छोटी आवाज ने उत्साहजनक रूप से कहा। मैं हर किसी की तरह लाइन में खड़ी इंतजार कर रही थी। मेरी उम्र के दूसरे बच्चे अपने माता पिता के साथ थे। मैं अकेली लड़की थी जो अपने आप इंतजार कर रही थी। किसी भी प्रश्न को हतोत्साहित करने के लिए मैंने नीचे जमीन पर देखा। मुझे इस बात का भयानक आभास हुआ कि मेरी योजना मेरे माथे पर लिखी हुई है। ड्राइवर दरवाजा खोलने के लिए अपनी सीट से नीचे उतरा और उसे एक तरफ खिसका दिया। धक्का मुक्की तुरंत शुरू हो गई, जिसमें कई महिलाएं अंदर जाने के लिए एक दूसरे को कोहनी मार रही थीं। इससे पहले कि मेरे माता पिता को पता चलता कि मैं लापता हूं और पुलिस को सतर्क कर दिया, इससे पहले मैं अपने पड़ोस से जल्दी बाहर निकलने की उम्मीद में कूद गई। मैं एक बूढ़ी औरत और एक जवान औरत के बीच
पीछे की सीट पर बैठ गई। दोनों सिर से पांव तक घूंघट में थी। उनके मोटे शरीरों के बीच सैंडविच होकर अगर कोई गली से अंदर झांकता तो मैं नजरों से बच जाती थी। सौभाग्य से किसी भी महिला ने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। जब इंजन चालू हुआ तो मुझे लगा मेरा दिल बेतहाशा धड़क रहा है। मुझे अपने भाई फारिस की याद आई और 4 साल पहले हमारे घर से भागकर उन्होंने जो साहस दिखाया था वो सफल हो गया था। तो मैं क्यों ना करूं? लेकिन क्या मैं वास्तव में समझ भी पाई कि मैं क्या कर रही थी? मेरे पिता क्या कहते अगर वो अपनी बेटी को सार्वजनिक बस में अकेले जाते हुए देखते? ऐसा करके क्या मैं उनके सम्मान को कलंकित कर रही थी जैसा कि उन्होंने कहा था? दरवाजा बंद हो गया और मेरा मन बदलने में बहुत देर हो चुकी थी। खिड़की के माध्यम से मैंने शहर की धारा को देखा। सुबह के ट्रैफिक जैम में फंसी कारें, निर्माणाधीन भवन, काली घूंघट वाली महिलाएं, चमेली के फूल, च्युइंगम और टिश्यू बेचते हुए फेरी वाले। सना इतना बड़ा था, इतने लोगों से भरा हुआ। राजधानी की धूल भरी भूल भुलैया और खरद जी के एकांत के बीच सना मुझे 1000 गुना ज्यादा अच्छा लगा। रेखा का अंतर, ड्राइवर चिल्लाया। हम आ चुके थे और दरवाजा मुश्किल से सरकना शुरू ही हुआ था कि सड़क की गड़गड़ाहट से मिनी बस पर धावा बोल दिया। मैं उन महिला यात्रियों के प्रेस में शामिल हो गई जो जल्दी से उतर रही थीं और कांपती उंगलियों के साथ कंडक्टर को मेरी सवारी के भुगतान के लिए कुछ सिक्के दिए। हालांकि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कोर्ट हाउस कहाँ था और मैंने अपने साथी यात्रियों से दिशा निर्देश पूछने की हिम्मत नहीं की। मैं चिंता से अभिभूत थी, साथी खो जाने का साधारण डर भी। मैंने दाएं बाएं देखा। टूटी लाल बत्ती पर एक पुलिस सहकर्मी कुछ व्यवस्था बनाने की प्रयास कर रहा था। पागलों की तरह दौड़ती कारों के बीच उनके हॉर्न बज रहे थे। हर तरफ एक दूसरे को पार करने की कोशिश कर रहे थे। चमकीले नीले आकाश में सुबह की सूरज की किरणों से आधी चकाचौंध से मैंने पलकें झपकाई। मैं इस तरह की अराजकता में कभी सड़क कैसे पार कर सकती थी? मैंने इसे कभी जीवित नहीं रखूंगी। एक सड़क की रोशनी से घिरी हुई मैं अपने विचारों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी जब मेरी नजर एक पीले रंग के वाहन पर पड़ी। मैं बच गई थी। वह उन कई टैक्सियों में से वह थी जो दिन और रात सभी घंटों में शहर को पार करती हैं। यमन में जैसे ही कोई लड़का एक्सेलरेटर तक पहुंचता है उसके पिता उसे ड्राइविंग लाइसेंस उस उम्मीद में खरीदते हैं कि वो परिवार को खिलाने में मदद करने के लिए ड्राइवर की नौकरी करेगा। मैं मोना के साथ बॉब अल यमन जाने के लिए ऐसी टैक्सियां पहले ही ले चुकी थी। यह सोचकर कि सना में हर पता उसकी उंगलियों पर होगा, मैंने अपना हाथ उठाया और उसे रुकने का इशारा किया। एक युवा लड़की अकेली एक टैक्सी में, ये बिल्कुल नहीं किया गया है, लेकिन इस समय तक मैं इस बात की कम परवाह नहीं कर सकती थी कि लोग क्या सोचेंगे। मैं अदालत जाना चाहती हूँ, मैंने ड्राइवर से कहा जो आश्चर्य से मुझे घूर रहा था। मैं पूरी सवारी के लिए चुपचाप पीछे बैठी रही। खाट के साथ उसका गाल फूला हुआ था। ड्राइवर को पता नहीं था कि मुझे सवालों से चुनौती न देने के लिए मैं उसका कितनी आभारी हूँ। वो बिना जाने ही मेरी उड़ान का मूक साथी था। अपने दाहिने हाथ को अपने पेट पर दबा मैंने सावधानी से अपनी तेज सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की और अपनी आंखें बंद कर ली। यहां हम हैं। ब्रेक पर एक तेज वार के साथ उसने अपनी कार को आंगन के गेट से एक भव्य इमारत के सामने खींच लिया। अदालत। एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने अधीरता से उसे हाथ हिलाया क्योंकि वो रास्ता रोक रहा था। मैं टैक्सी से बाहर निकली और अपने बाकी के पैसे उसे दे दिए। उस कारनामे के बाद मुझे अचानक बेतहाशा हिम्मत महसूस हुई, भ्रमित और भयभीत, सच्ची लेकिन आत्मा से भरी हुई। भगवान ने चाहा तो मेरा जीवन पूरी तरह बदलने वाला था। बस इतना ही था आज के लिए। तो अब यह है अदालत तक इसकी कहानी कैसे हुई। ये रोज रात को रेप होती थी और किस तरह ये भागी और अपने पेरेंट्स के यहाँ जाने की इसने अनुमति मांगी और वहां से ये किसी तरह खिसक ली। इसे विश्वास नहीं था कि इसके पेरेंट्स जो हैं इसके हस्बैंड की साइड लेंगे। बिल्कुल, जो लोग शुरू से सुनेंगे उन्हीं को समझ में आएगा। तो अभी जो है वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसी को इस बारे में बात करनी है। तो मैंने एक लिंक दे दिया है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी हम कल बात करेंगे। इसकी कहानी को फर्दर आगे बढ़ाएंगे कल। एक दो एक्स मुस्लिम्स को भी मैंने जो है वो ईमेल किया है, तो अगर उनके कोई जवाब आते हैं तो फिर उनके साथ कर लेंगे स्ट्रीम।
बाकी आप लोग बताइए कि किस विषय पर हम स्ट्रीम करा करें। ठीक है, तो हम कल ऐसा करते हैं, कल हम इसकी आगे नहीं करेंगे, बल्कि हम जो है वो उसका करेंगे। एक लड़की है जो कि इस्लाम उसने छोड़ा है, उससे बातचीत करेंगे, कल हम वो करेंगे। तो जय हिंदू राष्ट्र, और कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है, मैंने लिंक दे दिया है। मैं 2-3 मिनट वेट करूंगी, कोई नहीं आएगा तो मैं स्ट्रीम क्लोज कर दूंगी। जी महीचंद जी, आपका स्वागत है। आपका कैमरा खुला हुआ है, उसको ऑफ कर लीजिए। महीचंद जी, आपका कैमरा खुला हुआ है, उसको ऑफ कर लीजिए। जय हिंद राष्ट्र मैम। जय हिंदू राष्ट्र, बोलिए। मैडम, ये जुनूद का जो आज टॉपिक चलाई है, ये इतना ये किताब घिनौना है, वो, ये मतलब 10 साल की हाँ अच्छी वो है, हाँ 10 साल की। न वो ऐसा, मतलब कि कहिएगा तो इस्लामिक कंट्री में ये माइनर बात मानी जाती है। क्या है कि बहुत सारे गरीब हैं ना इस्लामिक कंट्री, और वो जो पहले इस्लामिक कंट्री था नहीं, वो सब मतलब कि वो कोई धर्म ही नहीं था उन लोगों को, ईसाइयत में था, कोई किसी में पड़ा हुआ था, अंधेरे में फंसे हुए थे। तो इधर से ये इस्लाम गया, और ये पाखंडी जितने पिशाच लोग गए उन लोगों को कन्वर्ट करते गया लोग। और वो आज भी अफ्रीकी कंट्री सब में ये चल रहा है। अफ्रीकी कंट्री में आज भी 6 साल 8 साल की बच्चियों के साथ में शादी कर रहा है लोग, और उनके साथ में वही हजरत वाली कहानी चल रहा है। ये आज भी मतलब कि चलिए रहा है, रुका नहीं है मैडम, कहीं भी रुका नहीं है। आज भी शेख लोग देखिए ना, गरीब गरीब देशों से वो छोटी छोटी बच्चियों को ले जाकर के शादी करता है लोग। ये मतलब कि एक बात मैं कहना चाहूंगा मैम, आज यूएन चाहे जैसा भी हो, यूनाइटेड नेशन अगर नहीं बना होता तो वास्तव में ये तलवार के जो धार है, सारे दुनिया में ये तांडव मचाया हुआ रहता। अभी तक तांडव ही तांडव चलता। जैसे पहले वो मतलब कि सऊदी से चलाया, सऊदी से अपना देखिए 8-8 युद्ध हुआ है जेरूसलम में, सिर्फ धर्म के नाम पे युद्ध हुआ है, जहाँ पे एक बार में 3-3 लाख नया नया सीन के बच्चा लोग, 18-19 साल के बच्चा लोग वहां पे जेरूसलम में ईसाई लोग अपना जेरूसलम बचाने के लिए, ईसा का ये जन्म स्थली है कहकर बचाने के लिए गया लोग, और वो मरते गया लोग। क्या कि आज के जो कहिएगा तो चाहे जितना भी पढ़ ले ईसाइयत वाले, पढ़ा तो है लोग, लेकिन वो जो मानव अधिकार का बात करता है, ह्यूमैनिटी नाम उन लोगों को जीरो है। मानवता नाम का कोई चीज है ही नहीं, न ईसाइयत में है। इस्लाम का तो बातें छोड़ दीजिए, इस्लाम के बारे में आपसे ज्यादा तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी जानते हैं, ये जो इंसान थूक मुबारक थूक चाट सकता है, खा सकता है, पेशाब मुबारक पेशाब पी सकता है, अब उसका ज्ञान का कितना भंडार मानेंगे। टट्टी मुबारक कहता है, माँ से शादी करने का रिवाज को वो जायज मानता है, बेटी के साथ हम बिस्तर करने को जायज मानता है। तो इस मतलब पागलपन को, इससे ज्यादा हम क्या उसको कहेंगे। वो राक्षस शब्द तो उसके लिए छोटा पड़ जाएगा। क्या है कि राक्षस के पास में नीति होती है। राक्षस लोग भी अपनी बेटी के साथ में कभी हम बिस्तरी नहीं किया लोग। कोई भी मतलब कि रावण भी तो राक्षस वंश से थे, लेकिन रावण में जो गुण था, वो तो मोहम्मद रावण के जूता बूट पॉलिश करने के लायक भी हैसियत नहीं था मोहम्मद के पास में। जो मोहम्मद ने आयात उतारा, बोलता है आसमानी किताब है, जब जब उसको मिर्गी आती है, जो गलत काम करता है, किसी के साथ हम बिस्तरी कर लेता है,
उसके बाद वो पकड़ा जाता है, पकड़ा जाने के बाद में उसको मिर्गी आती है, मिर्गी आने के बाद में कहता है एक नया आयात उतरा है, देखो तुम लोग अगर ऐसे करोगे तो सारे मर्द तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। तो ये मानवता का नॉनसेंस, ओनली नॉनसेंस कह सकते हैं और अंधापन कह सकते हैं। इससे ज्यादा इन लोग के बारे में क्या कहा जा सकता है? क्या है कि ये टेररिस्ट, ये जिहाद जो है, जिहाद कर रहा है लोग। आप हम जो भी जानते हैं, जितने भी ये मुस्लिम जो आज तांडव मचाए, मैडम बंगाल, वेस्ट बंगाल का स्थिति बहुत बुरा है। काहे कि देखिए ये बुरा। मईचंद जी धन्यवाद, आपने आज का टॉपिक नजूद अली है। तो गोपाल जी आपका बहुत स्वागत है। जय हिंदू राष्ट्र, बोलिए। जय हिंदू राष्ट्र। आपका 3 दिन की स्ट्रीम इसी तरह चल रही थी, मैं शामिल नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरा नेट कनेक्शन बहुत खराब था। आज आ गया जैसे तैसे। तो अभी आप लोग जिस विषय में बात कर रहे हो मैंने सुना नहीं है, लेकिन फिर भी पता मुझे पूरा है। तो मैं ये बताना चाहूंगा, अभी कुछ देर पहले आपकी वीडियो में आने से पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी मैंने, सीरिया में कुर्दिश लड़ाकों के ऊपर, ISIS और खिलाफत नाम की एक लड़ाई लड़ी जा रही है। तो एक सीरीज का भी नाम है जो स्वीडिश सीरीज है, हाँ, जैसे जिसको हम लोग इसी तरह की है, भारत में खिलाफत बोलते हैं, खिलाफत साम्राज्य। तो उसमें दिखाया गया कि कैसे वो, जो यहाँ लड़कियों की बात हो रही थी उसी के बारे में बताऊं। उसमें एक 19 साल की लड़की का इंटरव्यूअर ने दिखाया, जिसमें उसने दिखाया कि उसने 19 साल की उम्र तक 6 निकाह करे और वो बिल्कुल रिग्रेटफुल नहीं है अपने लड़ाकों के लिए, अपने लोगों के लिए। वो बिल्कुल सोचती है कि ये सही है, और जो भी सत्यानाश हो रहा है उनके जीवन का, यहाँ तक कि जो उसको इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है मल्टीपल रिलेशंस होने के कारण, तो वो भी सब अमेरिका के कारण है। हर चीज का दोष अमेरिका और उसको, जो कि उन्हें बचाने के नियत से आ रहे हैं कि वो इस तरह के बर्बरिक और पाश्विक जीवन शैली से बाहर निकलें, दुनिया देखें, लेकिन वो बचना भी नहीं चाहते। और कमोबेश यही लगभग, चाहे भारत हो चाहे वो कहीं के भी इस्लामिक, मतलब नई शब्द लेना चाहिए नाम, नर पिशाच कम्युनिटी का कहीं का भी संसार में बसावट है, वहां पर लोगों को ब्रेन वॉश करके इस तरह का ही बना दिया जाता है कि उनको अपने ऊपर हो रहे अत्याचार नहीं लगते। उनको लगता है कि वो इन ढंग से ज्यादा अच्छे से जीवन काट सकते हैं, बशर्ते कि हमें बाहर से कोई डिस्टर्ब करने ना आए। जी धन्यवाद, आपका पॉइंट आ गया। जीतू जी आपका स्वागत है। जय हिंदू राष्ट्र। फिर नेक्स्ट राउंड में फिर आते हैं जी। नमस्कार सभी को, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कल आपका मैंने सुना, ये जो आप पढ़ रही है बुक, ये बुक बहुत फेमस हो गई है। अब उस लड़की का जो नाम है जरा उच्चारण में थोड़ा मुझे कठिन जा रहा है, नौशोर ना, क्या नुजूद अली। हाँ नुजूद, जरा वो नाम जरा उच्चारण में जरा तो नुजूद। हाँ, तो ये जो इसका जो बुक आ रहा है, ये हर जगह पे इसका प्रसिद्धि मिली है और बहुत लोगों को, यानी खास करके भारत के लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा है। अरे ये ऐसा क्या है, ऐसा क्या? अरे आप अपने बगल के पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी देखोगे ना, तो गली गली में ऐसे नजूर मिलेंगे आपको। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। अरे आज की न्यूज़ लड़की की कि कब्र जो है उस पर ताले लगा रहे हैं ये लोग। जी, कब्र को सीमेंट कंक्रीट करके, कब्र को चारी बाजू से सीमेंट कंक्रीट करके उसको ताला जड़ा दिया गया है, क्योंकि वो कब्र खोद के रेप करते हैं और कहते हैं कि बुरके में लड़की सेफ रहती है। अरे कब्र के अंदर लड़की सेफ नहीं है, कब्र खोद के सेक्स हुआ जाता है। यानी ये कितनी इनको नेफ्रोफेलिया, कितना गंदा तरीके से इनको नेफ्रोफेलिया है, यानी पूरा समाज का मानसिक संतुलन ही निकल चुका है और ऐसे नरपिशाचों के साथ हम रह रहे हैं।
तो ये जो बच्चों के साथ विवाह करना ये उनकी सुन्नत है। केवल मोहम्मद ने ही बच्चों के साथ विवाह नहीं किए, उनके जितने भी साहबजादे थे, साहबजादे यानी जिन्होंने मोहम्मद को देखा उनको साहबजादे कहते हैं, उन्होंने भी बच्चों के साथ विवाह किया। उनके उमर ने भी बच्चों के साथ किया है। जितने भी खिलाफती थे उन्होंने सबने 11 साल, 7 साल, 12 साल की लड़कियों के साथ विवाह किया है। ये जी देखिए जी ये पूरा सीमेंट कंक्रीट घर के ऊपर ताला रखा है लड़कियों के। ये देखिए, ये मैंने आज ही बताया, कब्र में ताला लगाने को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि लाशें निकाल कर भी रेप कर रहे हैं ये इस्लामी कट्टरपंथ। इसके पीछे का कारण यही है ना, इसके पीछे का कारण यही है कि पूरे समाज ही मानसिक रुग्ण हो चुका है, इनको मानसिक रोग लग चुका है। 10 में से 8 मानसिक रोगी है। आपने कभी इन नरपिशाचों से बात की है, खास करके बांग्लादेश और पाकिस्तानियों से? ये नरपिशाचों में आपको दिखाई देगा ये कितने मानसिक रोगी है। जी हाँ, मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ कि इनके सहाबा हो या इनके खिलाफत जो जिन्होंने चलाई आगे जाके उमर, अली और ये जो इसका आयशा का बाप का नाम क्या था, मैं भूल गया, जो पहला खिलाफत जिसने चलाई, तो ये सबने बच्चों के साथ, अबू बकर, इन सब ने बच्चों के साथ विवाह किया है, 11 साल, 10 साल, और ये उनकी सुन्नत है। तो हम केवल मोहम्मद को टारगेट, फातिमा की बेटी के साथ करा है, जी फातिमा की बेटी, और इनकी गुत्थम गुत्थी देखिए क्या, एक दूसरे के ससुर लगते हैं। अली उसका ससुर लगता है तो वो उसका ससुर लगता है, मोहम्मद इसका ससुर लगता है तो वो उसका ससुर लगता है। तो इनकी गुत्थम गुत्थी ऐसी भी है, यानी बहुत, यानी ये शब्द कहते हुए निचता की पराकाष्ठा है, निचता की पराकाष्ठा। 11 साल की लड़की के साथ विवाह करना, 8 साल की लड़की के साथ विवाह करना, फिर उनकी जो बुक है, आप लोगों को तो हाँ, आयशा का ही रहना है, उससे भी छोटी मेलूका थी, उससे भी छोटी थी आयशा से। जी वापस अच्छा रुपेश जी, हाँ, और जी, और उनका जो बेहश्त जेवर लिखा गया है उसमें तो और भी ये है, कहा गया है, तो वो तो और भी जाते हैं। तो हम आते हैं अभी अपने इस पर कि 11 साल के आज भी होता है। मैं अभी भारत का एक उदाहरण दूं, भारत में एक 14 साल की, बोल के खत्म करिए क्योंकि हम नेक्स्ट हाँ, में नेक्स्ट 14 साल की लड़की का विवाह हुआ भारत में, 14 साल की लड़की का विवाह हुआ। उसका विवाह इसके लिए हुआ कि उसको ये आते मासिक जो धर्म है उसका शुरू होता है, तो इसके लिए वो एज पर इस्लाम बड़ी हो चुकी है। तो एज पर इस्लाम बड़ी हो चुकी, तो उसकी 14 साल में शादी हो चुकी। तो कोर्ट ने, भारत के कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये विवाह लेजिटिमेट है। कोर्ट को शर्म नहीं आई कि हाउ डेयर यू, कि तुम कह सकते थे ये विवाह लेजिटिमेट है क्योंकि वो इस्लाम के नजर से बराबर है। तो ऐसे और मैं बातें आपको बता दूंगा जिससे घिनौनी घिंद आ जाएगी आपको। धन्यवाद, आपने मेरा सुन लिया। जी बीकेएस जी स्वागत है आपका, बोलिए। कृपया सब लोग एक एक पॉइंट रखिए, फिर नेक्स्ट राउंड में नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। जी जी बीकेएस जी आप म्यूट हैं। जी मयंक जी आपका स्वागत है, बोलिए मयंक जी। हेलो, जय हिंदू राष्ट्र मैडम। जय हिंदू राष्ट्र। हाँ मैडम, ये लोग जो देखिए, ये लोग नर पिशाच हैं, ये लोग राक्षस हैं, ये लोग जानवर से भी बदतर हैं। इनका मोहम्मद और ये यही सब इनको सिखा के किया है कि लाश से निकालो, कब्र में घुस कर रेप करो, ये करो। अब हम लोग से बहुत बड़ी गलती हो गई कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हम लोगों ने मुसलमानों को यहाँ रहने दिया। अब हम लोग को इससे कैसे बचना है ये सोचा जाए, क्योंकि इनकी आबादी भी बढ़ती जा रही है, और जब ये इनकी आबादी बढ़ जाएगी तो फिर ये शरिया कानून नाफिज कर देंगे और यही सब करेंगे जो वहाँ पाकिस्तान में कर रहे हैं, अफगानिस्तान में कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे मैडम? हम लोग को तो लगता है कि हम लोग को एक और जंग लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जी बीकेएस जी एक मिनट। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। नमस्ते मैम। एक मिनट के लिए। जी जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र मैम। जी बोलिए।
मैं बोलूं मैम, थोड़ा सा बोलना था। एक ये सचिन जी और बीकेएस जी खत्म कर लें, फिर दोबारा से फर्स्ट पर्सन के पास आएंगे। बोलिए सचिन जी। गोपाल भाई को बोलने दो मैम पहले। हाँ गोपाल, सॉरी मैंने मिस कर दिया है क्या। गोपाल जी बस बोलिए। मैं यही बोल रहा था कि जितने भी ये सीरीज हैं, जैसे आप बुक्स को कवर कर रहे हो, जो बहुत वैलिड बुक्स हैं, दुनिया भर में उनकी मान्यता है, उनको आप पढ़ के उनके रेफरेंसेस से पूरे स्ट्रीम करते हो। उसी तरह जितने भी टीवी सीरीज हैं जिसमें इनकी असलियत दिख रही है, जितनी भी डॉक्यूमेंट्री है, इसको जितना हो सके लोगों को दिखाना चाहिए। हम लोगों को सामान्य एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहिए। कोई कॉमेडी शो मत देखो, कोई और दूसरी एंटरटेनमेंट वाली फिल्म्स मत देखो, लेकिन इनकी फिल्म्स जो इनके सब्जेक्ट पे बनी है, जो इनकी असलियत को उजागर करती है, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज या फिल्म जरूर देखो और वो शेयर करो। तो एक इस तरह का मोमेंटम बन जाएगा, जब आदमी कम से कम इस भेड़ की खाल में छुप करके अत्याचार करने वाले भेड़ियों को समझना सीख जाएगा। अभी क्या है, लोग आइडेंटिफाई ही नहीं। राय लेना चाहती हूँ, ये बताइए, ये जो मैं किताब पूरी पढ़ती हूँ डिटेल में, ये ज्यादा अच्छा है करना या उसका समरी बताना ये ज्यादा अच्छा है? नहीं, मेरा हिसाब है कि वो आप पढ़ते हो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, और समरी हम लोग बना सकते हैं। ये भी सही है कि समरी पर भी एक होना चाहिए, बट समरी इज नॉट दैट मच इफेक्टिव। रीडिंग इज फार मोर गुड, और वो आप जो कर रहे हो ये हमारे लिए फ्यूचरिस्टिक रूप में बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हमें अभी सोच के नहीं कह रहा हूँ मैं, 10-12 साल प्रोजेक्ट करके कह रहा हूँ, तब हमारे लिए, क्योंकि हमें और कुछ नहीं करना है, इसको लोगों तक पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, क्योंकि जितने पीड़ित होंगे उससे डबल हमारी ऑडियंस होगी जो इसको समझेगी, वो ताकि वो पीड़ित होने से बच जाए। और इस समय एक आक्रमण का समय ही चल रहा है, जब वो लोग बुरी तरह से अत्याचार करने पर उतारू हैं। वो मतलब नंगा नाच कर रहे हैं, जहां पर भी उन्हें मौका मिल रहा है, चाहे असम हो, चाहे वो कर्नाटका बेंगलुरु हो, चाहे महाराष्ट्र में तो उनका बहुत ही, मुंबई और जितने भी डेवलप्ड क्षेत्र हैं वहां पे बहुत बुरा स्थिति है। बैंगलोर इज एट रिस्क, हैदराबाद बहुत खराब स्थिति में है, और इस तरह जितनी भी जगह हैं वहां पर ये प्रमोट होना चाहिए। और हम लोग कुछ भी गलत नहीं बात करते हैं यहाँ पे, जो भी करते हैं एकदम लेजिटिमेट बुक्स हैं, लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। और जिन डॉक्यूमेंट्रीज की बात करता हूँ वो भी ऐसी ही है, वो क्योंकि ये ब्रेन वॉश्ड कम्युनिटी है। इन लोगों को सिखाया जाता है आप अपना दिमाग यूज मत करो, अगर दिमाग यूज कर दिया तो आप बिलीवर नहीं रहोगे। अच्छा और अगर आप राय बड़ी अच्छी देते हैं, तो एक बात और बताइए कि जो मैं एक और प्रीमियर करती हूँ, मैंने जब शुरू में चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने इस इनह्यूमैनिटी इन इस्लाम करके एक सीरीज निकाली थी सबसे पहली, जो मैंने खुद से जो भी रिसर्च कर इनके हदीसें और आयतें निकाली थी। वो खाली मैं कुछ भी नहीं बोलती, खाली उन हदीसों को और आयतों को पढ़ देती हूँ। रिफर करते थे आप? मतलब हाँ, मतलब मैंने वो उस स्ट्रीम में कुछ भी नहीं है, खाली जैसे 15 मिनट की 20 मिनट की स्ट्रीम में खाली आयतें पढ़ी हैं और हदीसें पढ़ी हैं जो उस टॉपिक से रिलेटेड है। इनह्यूमैनिटी इन इस्लाम में 17 वीडियो है मेरे, जैसे इनह्यूमैनिटी टुवर्ड्स बेबीज। हाँ, मैं भी उनमें कई में शामिल हुआ हूँ, वो बिल्कुल सही है। ये इसलिए सही है। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि मैं उसको अभी सुबह 7:30 बजे मैं उसको स्केड्यूल कर देती हूँ, मुझे होने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है। जो पुराने वीडियोस है ना, नए लोग तो पुराने प्लेलिस्ट में जाके देखते नहीं है, तो एक्स मुस्लिम्स को मैं देखती हूँ, ये अपने पुराने वीडियोस भी चलाते रहते हैं, तो मैंने सोचा ये आइडिया अच्छा है, तो मैंने प्रीमियर्स को शेड्यूल कर देती हूँ, तो वो 7:30 बजे इंडिया टाइम के हिसाब से आते हैं, हर एक वीडियो डेली मेरा होता है। तो क्या ये 7:30 बजे का टाइम अच्छा है, या दिन का कौन सा टाइम है जब सबसे ज्यादा लोग होते हैं आपकी नजर में यूट्यूब पे? मैम, मैं आपको सच बताऊं तो आप स्ट्रीमिंग करके बहुत बड़ा काम कर रहे हो, ये कोई सामान्य काम नहीं है, मैं जानता हूं इस चीज को। और दूसरी बात, ये जो आपने राय मांगी है, जिस कितने बजे चलाया करूं ये बताइए। हाँ, ये जो आपने मेरे को ये वापस बोला ना मूव करने का, आप एक बार ट्राई करके देख लो। बाकी फिर मेरा जो मानना है वो ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे जिसमें इन सभी विषयों पर सारे जितने भी वीडियोस हैं वो सब
लिस्टेड होंगे और उनके रेफरेंसेस भी जो दूसरे लोगों ने डिस्कस आजकल किए ना हैं। मुझे किसी ने, मैंने इस बारे में लोगों से राय ली थी, उन्होंने कहा आजकल वेबसाइट बनाने से कोई फायदा नहीं है, लोग यूट्यूब ज्यादा देखते हैं, वेबसाइट कोई नहीं देखता। नहीं नहीं नहीं, वेबसाइट से मैम ये गलत। मैंने आपसे क्वेश्चन टाइम का पूछा था, आपने वो नहीं बताया कि मैं किस टाइम पे किया करूँ। टाइमिंग सही है आपने जो बोली, सुबह 7:30 बजे। हाँ टाइमिंग सही है लोग, लेकिन सुबह 7:30 बजे इफेक्टिव लोग नहीं देख पाएंगे। इफेक्टिव लोगों के लिए तो यही समय सही है जो आप देख रहे हो, अभी चला ठीक है, रहे हो। धन्यवाद। मैम मैं 8 आपको से बस सही लिख के है। आती हूँ। जी, सचिन जी ने बात कर ली थी क्या? सचिन जी आप नहीं बोलिए। मैम, नहीं हाँ मैम। बोलिए, नमस्ते, बोलिए। नमस्ते मैम। जी, जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंद राष्ट्र मैम। मैम सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए सनातन के बारे में। ये सब महात्मा गांधी के कारण हो रहा है। महात्मा गांधी हम लोग को बेच करके गया है। हमको अरे तो वो लगता किसके है कारण हो रहा है ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि अब आप कितनी इफेक्टिवली लड़ रहे हो। आपके अब पास तो एक जंग ही बेहतरीन, लड़ना पड़ेगा। हाँ तो लड़नी है जानवर जी। जानवर को मारने के लिए जानवर बनना नहीं पड़ता नहीं, है। जीवन संघर्ष है और जीवन के संघर्ष में आपको हर तरह से, ये मैम एक आया कोई बेकार आदमी। अब जीवन संघर्ष है, इसमें लड़ना ही पड़ेगा। जब ये नहीं होते तो हमें और भी दूसरे गांधी जैसे लोगों से लड़ना पड़ता, वो होते ही हैं। जीवन कभी शांति से नहीं गुजरता है। बस ये ठीक है कह कि रहे हैं हमें गोपाल भाई। कितना और लड़ने के लिए। मुस्कान खान आप ऊपर, आप अपना लड़कियों नहीं, वाला काहे नाम। को उनका ऊपर लाए मैम, वो एक मिनट वो पहले से ही। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मुस्कान खान आप जो है लड़कियों का आईडी बनाकर क्यों आए हैं, और आपको इस्लाम में क्या अच्छा लगा, जरा आके बताइए हमें ऊपर। जी, BKS जी बोलिए। जय हिंदू राष्ट्र। ये बेचारे बार बार ड्रॉप हो रहे हैं, बोलिए, अनम्यूट होकर बोलिए BKS जी। एक्सचेंज ऑफर का क्या मतलब है आपका? मतलब हम क्यों इस्लाम अपनाएंगे, यानी कि हम अच्छे उत्कृष्ट धर्म से निकल के पाप और राक्षसों वाले मजहब में आ जाए? हमारा दिमाग नहीं खराब है? मैम जी मैं कुछ एक्सचेंज, बोलूं? एक हाँ मैं एक ही बोल देता हूँ। एक्सचेंज ऑफर यानी क्या बोल रहे हो, वो हलाला से उत्पन्न हुआ है एक्सचेंज तौर पे। उसके पिता एक्सचेंज हुए हैं हलाला के मार्फत, मुस्कान जी, और आपके उससे जो भी पूर्वज और है ना, वो उससे सनातनी थे। नए नए हलाला हुआ है ना, तो एक्सचेंज हुए पिता, उससे उसकी उत्पत्ति हुई है। इनके मौलवी तो साफ कहते हैं कि दीन में अच्छा दीन अच्छा, मैं कुछ अकल बोल का दूं? नाम है, अकल एक का मिनट नहीं। भैया, एक मिनट, बाद में समय नहीं मिलेगा। हेलो, जी रुको एक जी, मिनट जय हिंद मैं बात कर। राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। आवाज क्या है अभी? जी। अच्छा, मैं यही बोलना चाहता था कि आप जो किताबें जो पढ़ रही हैं, ये जिस लड़की, छोटी बच्ची के बारे में आप जो किताब पढ़े, इतनी सारी जो इसमें गलत कार्य जो दिखाया गया है किताबों में, उसके साथ हुआ है, तो उन्हों उसी टाइप का बहुत सारे कंट्री में अभी भी ऐसा होता है। तो उनके जो फैमिली है, चाहे वह लेडीज हो गए चाहे लड़की हो गए, तो बहुत सारे कंट्री में ये होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको मालूम होगा, सूडान सूडान आपको क्या हो रहा है आपको मालूम होगा। तो सूडान में कभी भी आपने ये नाम नहीं सुना होगा, ब्रस्तान। ब्रस्तान जो है कि वहाँ पे भैया थोड़ा म्यूट कर लीजिए, कौन है भैया प्लीज। हाँ, ब्रस्तान जो है एक वहीं पे सूडान के ही एक हिस्सा है। तो वहाँ पे क्रिश्चियन लोग रहते हैं, और इस तरह के एक्स मुस्लिम, जो पहले मुस्लिम थे अभी एक्स मुस्लिम हो गए हैं, इनका खबर जो है बाहर नहीं आता है, लेकिन ये खुद मुस्लिम ने ही बताया है कि पहले वो लोग मुस्लिम थे, और इसी तरह के ये कांड जब हुए हैं, उन लोग का जब आँख खुला है, पढ़ाई किए हैं, उसके बाद ये लोग जागे हैं और अलग अपना देश मांगते हैं, जो कि उन लोग के साथ में नहीं रहना चाहते हैं। तो ब्रस्तान ये यूथोपिया में भी है, और ये सूडान में भी है, और कुछ हिस्सा जो है आपको नाइजीरिया में भी है,
कुछ हिस्सा, ये ब्रस्तान जैसे कि खालिस्तान जैसे मांगते हैं ना, आप समझ लीजिए, जैसे खालिस्तानी लोग पीछे पड़े हुए हैं हमारे भारत में, वैसे ही सेम टू सेम ये सूडान में चल रहा है। जी देखिए, ये जो गंदी जो हरकतें हैं जिनके ऊपर पड़ता है, मान के चलिए किसी का बेटी हो गया, किसी के बहन हो गया, तो वो लोग जब देखते हैं कि नहीं, बाद में सब पढ़ते हैं नहीं ये बहुत गलत हो रहा है, तो बहुत सारे देशों में, हमारे सिर्फ नहीं है, हमारे भारत में नहीं, पूरे दुनिया में ही ऐसे हैं जो कि इस्लाम छोड़ने वाले जो आदमी है, तादाद जो है बहुत ज्यादा है। ये हमारे सिर्फ भारत में ही नहीं, और जहाँ पे इस्लाम जोर जबरदस्ती रुपेश से भाई, ये किया जा रहा है। जी बोलिए। रुपेश भाई 24% इस्लाम धर्म छोड़ चुके हैं लोग, 12% एथिस्ट और 12% सनातन में आ मैं चुके गलत हैं। जी जी, मैं गलत बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ, यूथोपिया में भी कुछ है ये जो कि एक्स मुस्लिम हो गए। मैं आपको एक खबर में बता दूं, क्योंकि हम लोग झूठे बात बोल सकते हैं खुद। एक मतलब अगर मुस्लिम आदमी इस तरह का बातें करेगा जो कि उन देशों से है, तो वो तो गलत बात नहीं बोलेगा ना, जो हकीकत है, जो ओरिजिनल बातें हैं वही बताएगा ना। ठीक है, मैं अपने से नहीं, ये सुनी सुनाई। जी बोलिए। जी, मैं ब्रस्तान 1 मिनट ब्रस्तान। महीचन आ रहा हूँ सर। जी। हाँ, 1 मिनट। लीबिया, लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान, ये सब जगह जितने भी जगह है आप बता रहे हैं, देखिए शिक्षा का अभाव है। इस आप 4 साल पहले एक मतलब कि वो जिहादी था ISIS का, उसकी माँ ने बोली, देखिए दुनिया में किसी भी कोई भी धर्म हो, माँ एक ऐसी मतलब कि दुनिया की शख्सियत है, उसका जगह कोई नहीं ले सकता है, और माँ से ऊंचा दर्जा इस में है भी नहीं है। ये हमारे सनातन में है, लेकिन यही इस्लाम में नहीं है। ISIS का जो एक इस्लामिक आतंकवादी था, उसकी माँ ने बोला कि तुम ये जो है संगठन छोड़ दो, तुम मेरा एक ही बेटा हो, और तुम इसमें जो लड़ रहे हो ये मतलब जायज नहीं है, मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं बहुत पीड़ित दुखी हो जाऊंगी। इस पे क्या किया कि उस बेटे ने अपने माँ को ही गोली मार दिया था, माँ को मार दिया। एक बेटा था, एक माँ थी, और बाप तो छोड़ ही चुका था, उसमें तो बाप होता ही नहीं है, बाप का तो अब क्या होता है उसका कोई गारंटी नहीं है। तो रुपये सर, ये मत सबसे, आप चाहे अमेरिका कहिए, चाहे वेस्टर्न कंट्री जितना भी कहिए, कोई इंग्लिश पढ़ लिया तो बहुत एजुकेटेड हो गया, ये बात नहीं है ना। हम लोग हिंदी, भोजपुरी, अवधी जो भी पढ़ते हैं, मेरे भाई, हम लोग भी पढ़ाई करते हैं ना, हम आते हैं, लेकिन भाषा से मतलब कोई इंग्लिश बोल लिया तो वो सारा चीज में पारंगत या ज्ञानी नहीं हो जाता है, वो होता है इलिटरेट की तरह है। बिकॉज एजुकेशन एंड नॉलेज इज टू थिंग, देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन एजुकेशन एंड नॉलेज। सर ये नॉलेज जो है, ज्ञान हमारे जो शास्त्र देता है, ऐसा संसार में कोई भी शास्त्र नहीं है जो मानवता के प्रति इतना अच्छा ज्ञान दे। हमारा शास्त्र में वेद है, उपनिषद है, टोटल विज्ञान प्रमाणित शास्त्र है। जी इस्लाम मैडम, में तो मैं यही कह रहा था इस्लाम कि मेरे भाई, इस्लाम में तो माँ से भी निकाह रुपये जायज सर है। 1 मिनट, मेरे भाई, 1 मिनट जी, और अभी नेक्स्ट इससे पहले ही मैंने बोला था। जी महीचंद जी आप कुछ बोलिए। ओके जी, तो मैं यही कह रहा था कि जो मतलब कि आज अवस्था हम लोग देख रहे हैं, बांग्लादेश क्या है, वहां पे देखिए हिंदुओं को जबरदस्ती पाकिस्तान में जबरदस्ती कन्वर्ट करना, सीधे ठोक देना, मतलब जहां भी इस्लाम। अब बांग्लादेश का हम लोग बात कर रहे हैं, केरला में 24% हो गया तो हिंदू का जीना हराम हो गया। क्यों हराम हो रहा है? आज वेस्ट बंगाल में है तो देखिए तो हिंदू का जीना हराम क्यों हराम हो रहा है? हम लोग कायरता के प्रतीक बने हुए